अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को पॉज किए बिना कहीं पर भी मत जाना, क्योंकि ये काफी कमाल की इसी का एनिमे है और आपको अपनी जिंदगी में एक बार इस एनिमे को जरूर देखना चाहिए। कहानी की शुरुआत में हम 6 बच्चों को देखते हैं, जिसमें से एक लड़का बोल रहा होता है हमें बहुत सारा पैसा कमाना है और चलो हम सेप्रोडिया चलते हैं और इस दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज बनते हैं। और अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है सेप्रोडिया में ट्रेजर हंटर को सबसे बड़ा स्टार माना जाता है और पूरी दुनिया में ट्रेजर्स को ढूंढते हैं और वहाँ से मिले खजाने को निकालते हैं और फैंटम जैसे मॉन्स्टर से फाइट भी करते हैं। और आज हम एक बड़ी हीरो पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं और आज हमें हमारे नए पार्टी मेंबर्स का इंटरव्यू लेना है और हमारा क्लैन उस हंटर सोसाइटी की तरह है जो कि सभी हंटर्स की मदद करता है। और एक बड़ा हंटर बनने के लिए तुम्हें एक अच्छी हीरो पार्टी में ज्वाइन होना होगा, लेकिन मैं एक हंटर नहीं हूँ, मुझे इसका काफी ज्यादा अफसोस है। और अब एक लड़की इस बंदे से बोलती है क्या तुम भी कोई पार्टी बनाना चाहते हो। अचानक पूछ ले इसके लिए माफी चाहती हूँ और यहाँ पर मुझे बात करने के लिए बस तुम ही ठीक बंदे लगे। और अब लड़की उस बंदे को बताती है मेरा नाम रुका है और मैं यहाँ पे भी ऑफिशियली हंटर बनी हूँ। जिस पे ये बंदा बोलता है मेरा नाम है क्राय आंद्रे, रुका तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और अब रुका क्रे को ये भी बता रही होती है वैसे तो मुझे अकेला काम करना था, लेकिन व्हाइट वुल्फ ट्रेजर में मेरा किसी हीरो पार्टी के साथ पंगा हो गया तो मैंने सोचा कि किसी न्यू हीरो पार्टी को ढूंढा जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है सुनो लड़की, क्या तुम पागल हो, तुम उस व्हाइट वुल्फ ट्रेजर के लिए एक हीरो पार्टी को ढूंढ रही हो और ये जगह तुम्हारे जैसे नौ सिक्के के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर रुका बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की। वो बंदा भी रुका की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है, तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम है, तुम उस व्हाइट वुल्फ ट्रेजर में सर्वाइव नहीं कर पाओगी। जिस पर रुका बोलती है क्या तुम लड़ना चाहते हो। रुका अपने चाकू को बाहर निकाल लेती है और वो बंदा भी तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार्ड आता है बोलता है तुम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकती, नहीं तो तुम्हें क्लेन से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो दोनों भी उस गार्ड की बात को मान लेते हैं और अब रुका क्रे से बोल रही होती है यहाँ पर सभी हंटर्स है, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है, वैसे तुम यहाँ पर कभी आए हो कि नहीं। जिस पर क्रे उसे बताता है मैं यहाँ पर 5वीं बार आया हूँ। जिस पर रुका भी काफी ज्यादा शौक होती है। वही अब क्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है जो भी स्किल्ड हंटर होते हैं वो जल्दी ही किसी पार्टी में जुड़ जाते हैं और काफी अच्छा नाम कमाते हैं। वही वो हंटर जिनके पास कुछ भी टैलेंट नहीं होता वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वही अब रुका क्रे से बोलती है क्या तुम्हें पता है कि ये साइनिंग पार्टी यहाँ पर क्यों हो रही है। और अब क्रे रुका को बता रहा होता है वो है होली स्पिरिट क्रे, यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी और वो कुछ नए हंटर्स की तलाश में है और इन्होंने लेवल 7 के ट्रेजर वर्ड को क्लियर किया था। जिस पर की रुका भी काफी शौक होती है लेवल 7 और इस बंदे का नाम है आर्क रोनिन, ये इस हीरो पार्टी का लीडर है और अगर किसी बंदे को अपनी पार्टी में ले लेता है तो हंटर्स की दुनिया में वो बंदा सक्सेस हो जाता है और ये पहली बार होगा कि ये किसी हंटर को अपनी पार्टी में लेगा। और अब रुका ग्रे से ये भी पूछती है वैसे वो खाली टेबल किसका है, लेकिन तभी रुका के पास वही बंदा आता है और बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, वैसे मेरा नाम है सर्फ ग्रेड और मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है इसलिए हम इसे मैसन कहेंगे। और अब मैसन रुका को बता रहा होता है उस टेबल पर क्लेन का फाउंडर बैठता है और वो किसी के भी ऑर्डर नहीं मानता। वही अब क्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है ओगर जो कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक हीरो पार्टी बनकर आए थे और इस पार्टी के जितने मेंबर है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसी वजह से ये पार्टी सबसे टॉप पर आ गई और इस पार्टी का नाम है ग्रीविंग सोल्स और ये मेरे बचपन के दोस्तों की पार्टी है। वही अब मैसन भी बोल रहा होता है ये पहली बार होगा ग्रीबर्स अपनी पार्टी में किसी हंटर को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर सभी लोग ग्रीबर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं। और मैसन रुका को ये भी बता रहा होता है ग्रीबर्स यहाँ की टॉप पार्टी है, सभी हंटर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं। लेकिन तभी एक बंदा चिल्लाकर बोलता है ग्रीबर्स तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरा लेवल 4 है, मैं इंपीरियर कैपिटल की टॉप पार्टीज में काम कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं एक टॉप पार्टी में ज्वाइन होने के लिए आया हूँ। रुका भी बोल रही होती है इसका लेवल तो मुझसे ज्यादा है, लेकिन तभी लाल बालों वाला बंदा एक लड़की से बोलता है तुम कौन हो। जिस पर ये लड़की बोलती है तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। और अब वो गार्ड बोल रहा होता है डीनू यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। और अब डीनू बोल रही होती है बस एक ही सेकंड में ये फाइट खत्म हो जाएगी और अगर मेरी बहन भी यहाँ पर होती तो वो भी यही करती। और अब वो गार्ड भी बोल रहा होता है डीनू तुम मेरी हर बार बात नहीं मानती। वो बंदा भी बोल रहा होता है इस बेवकूफ की बात पर ध्यान मत दो। और वहाँ के सभी लोग इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये बंदा भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अब डीनू भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है। वही अब क्रे रुका से बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी डीनू को कुछ सेंस होता है। वही अब इस बंदे ने भी अपनी तलवार को रेडी कर लिया होता है, वो डीनू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डीनू वहाँ से चली जाती है और वो जाकर ग्रे को रोक लेती है। डीनू बोलती है मास्टर आप यहाँ पर कब आए। और ग्रे डीनू को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अब आर्क बोलता है ग्रे तुमने आने में काफी देर कर दी और जब तक क्लेन के फाउंडर और ग्रीविंग सोल के लीडर यहाँ पर नहीं आते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वही अब रुका भी काफी ज्यादा शौक होकर बोल रही होती है तो ये है क्लेन के फाउंडर ग्रे आंद्रे। और अब हमें बताया जा रहा होता है कि एक बंदा जो कि यहाँ पर किसी की बात को नहीं मानता है उसका नाम है ग्रे आंद्रे और ये यहाँ का सबसे पावरफुल लीडर है और ये 6 दोस्तों की हीरो बनने की कहानी है और ग्रे आंद्रे का लेवल 8 है। और अब ग्रे हमें बता रहा होता है बहुत साल पहले हमने इंपीरियर कैपिटल को छोड़ दिया और हमने यहाँ आकर बहुत से ट्रेजर्स को क्लियर किया और अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है
जहाँ पर ग्रे के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। एक लड़का ग्रे से बोलता है हिलना मत। वो बंदा उस मॉन्स्टर को मार देता है और अभी बच्चा ग्रे से बोलता है क्या ये तुम्हारी ही चाल थी ना। और अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है हमारा बचपन से ही सपना था कि हम दुनिया की सबसे पावरफुल हीरो पार्टी बने, लेकिन यहाँ सबके पास अलग अलग टैलेंट थे और मैं यहाँ पर एक सीधा साधा बंदा था जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था और मैं यहाँ पर एक बोझ था, इसलिए मुझे हिम्मत करके उन्हें ये सब बोलना होगा। और अब ग्रे अपने सभी पार्टी मेंबर से बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम आगे जाकर दुनिया की सबसे पावरफुल हीरो पार्टी बनोगे, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और यहाँ पर मेरे पास कोई काम भी नहीं है, इसलिए मैं इस हीरो पार्टी को छोड़ रहा हूँ। जिस पर ये बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं इसी चीज को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था, हमारे पास कोई भी लीडर नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लीडर बन जाओ। जिस पर सभी लोग भी एग्री हो जाते हैं। वही अब ग्रे भी काफी ज्यादा शौक होता है मैं वो लीडर। और अब ग्रे हमें बता रहा होता है मेरे पास बचपन से ही कोई भी टैलेंट नहीं था, मैं बस एक हंटर बनने से रिटायर होना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका आना इतने सालों बाद होगा। और अब सीन प्लेनेट में आता है जहाँ पर रूका और मेसन बातचीत कर रहे होते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि ग्रे आंद्रे ग्रीविंग सोल्स का लीडर है और वो इस क्लैन की टॉप पार्टी से। वही अब आर्क ग्रे से बोल रहा होता है तुमने यहाँ आने में काफी ज्यादा देर कर दी और तुम अपनी ड्रेस में नहीं आए थे, शायद तुम यहाँ के सभी हंटर से घुलना मिलना चाहते थे और उन्हें अपनी पार्टी में लेना चाहते थे। क्या तुम्हारा प्लान यही था? जिस पर ग्रे से बताता है मेरी नींद नहीं खुली थी इसी वजह से मैं लेट हो गया। आर्क उसे बताता कि तुम्हारा ही ऑर्डर था कि हम ड्रेस पर आए, जिस पर ग्रे से बताता कि ऐसा नहीं है। और अब डीनो भी आर्क से बोल रही होती है कि मास्टर को परेशान मत करो। और अब डीनो ग्रे से बोल रही होती है आप इस बंदे को ग्लेन से बाहर निकाल लीजिए, ये काफी ज्यादा बदतमीज है। और अब आर्क भी बोल रहा होता है डीनो तुम काफी ज्यादा मजाकिया हो। और अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है डीनो मेरे बचपन के दोस्तों में से एक है और उसका लेवल 4 है। और अब ग्रे आर्क से बोलता है अगर मैं तुम्हारी टीम में किसी हंटर को ज्वाइन करना चाहूँ तो क्या तुम करोगे? जिस पर कि आर्क बोलता है जरूर। और अब आर्क ग्रे से बोल रहा होता है मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। जिस पर कि आर्क की टीम मेंबर बोल रही होती है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, जिस पर कि आर्क उससे रोक लेता है। और अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है आर्क हैंडसम होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा अच्छा है। वही अब डीनो भी ग्रे से बोल रही होती है मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनी टीम में लिया, मैं उस नकली ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वही हम इस बंदे को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि मुझे किसी अच्छी पार्टी में ज्वाइन होना है। वही अब ग्रे उस बंदे से बोल रहा होता है अगर तुम्हें एक अच्छी पार्टी में ज्वाइन होना है क्या तुम अभी फिलहाल में किसी पार्टी में ज्वाइन हो? ये बंदा बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता। ग्रे उससे उसका नाम पूछता है, ये बंदा बताता है कि मेरा नाम गिलबर्ट है। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है अगर गिलबर्ट को आगे की टीम ट्रेनिंग दे तो ये काफी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन मुझे लोगों को परखने की समझ नहीं है, मुझे तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। और अब ग्रे गिलबर्ट को बताता है मैं आर्क से सिफारिश करूंगा तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक हंटर के लिए जरूरी क्या होता है कभी हार न मानना और तुम सभी को अपने आप को साबित करना होगा। और क्या तुम्हें पता है मैं हंटर बनने के बाद से अभी तक नहीं हारा, जिस पर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। और अब ग्रे अपने रिंग को उतार देता है और उन सभी से बोलता है जो भी इस रिंग को पाने में कामयाब रहेगा मैं उसकी सिफारिश आर्क से करूंगा। और अब ग्रे अपनी रिंग को फेंक देता है और वो रिंग उसी बंदे के पास जा रही होती है, लेकिन तभी डीनो उसे एक पंच मारती है और वो रिंग उससे ले लेती है, लेकिन डीनो के हाथ से भी वो रिंग खो जाती है। और अब सभी लोग उस रिंग को ढूंढने में लग जाते हैं। वही तरह ग्रे भी रूका और मेसन से बोल रहा होता है किस्मत में रहा तो हम जरूर मिलेंगे। ग्रे वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर सभी लोगों ने काफी ज्यादा तबाही मचाती होती है, वो लोग उसी रिंग को ढूंढ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ग्रे को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर ये लड़की ग्रे से बोल रही होती है क्या आपने कल का आर्टिकल पढ़ा? वही अब ग्रे उस लड़की से पूछ रहा होता है क्या वहाँ पर रिंग को ढूंढने टाइम किसी को चोट तो नहीं लगी? जिसमें ये लड़की बोलती है नहीं, लेकिन वैसे हमें एसोसिएशन से कॉल आया था, चीफ आपसे मिलना चाहते हैं और आर्क आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा है। वही अब ग्रे इस लड़की से बोल रहा होता है वहाँ पर तोड़ फोड़ के जो भी पैसे हुए हैं वो तुम आर्क को दे देना और मुझे एसोसिएशन जाना होगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो यहाँ पर खुद आ जाएंगे और मेरा फेस बदलने वाला रूलिंग भी टूट चुका है और मैं यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहता। और वैसे मेरे पास अपना रिवर्स फेस भी नहीं है और अब हमें रिवर्स फेस के बारे में बताया जा रहा होता है इस मास्क को पहनकर अब जैसा चाहो अपना पैसा चेहरा बना सकते हो। और अब नेक्स्ट दिन में हम ग्रे को एसोसिएशन में देखते हैं जहाँ पर वो एसोसिएशन के चीफ से माफी मांग रहा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं जितना भी चाहूँ मैं उन सभी हंटर्स को नहीं रोक सकता और बाद में जो नुकसान हुआ था उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। और ग्रे चीफ से माफी मांग रहा होता है जिस पर कि चीफ की मैनेजर बोलती है आपको इसे इतना नहीं डांटना चाहिए। और अब वो लड़की ग्रे को एक किताब दे देती है और अब चीफ ग्रे से बोल रहे होते हैं तुम क्लेन के मास्टर हो और तुम्हारी पार्टी लोगों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। जिस पर कि ग्रे बोलते हैं क्या आप मुझे पनिश करने वाले हो? और अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है हंटर्स को ऐसे बहुत से मिशन दिए जाते हैं जिन्हें कि उन्हें पूरा करना होता है और अगर कोई भी हंटर उस मिशन को पूरा नहीं कर पाता तो ये पनिशमेंट के तौर पर दूसरे हंटर्स को दी जाती है और मुझे भी अपनी पनिशमेंट इस बुक से डिसाइड करनी होगी। और अब ग्रे अपने लिए एक आसान
काम को ढूंढ रहा होता है और ग्रे लेवल 3 के एक रेस्क्यू मिशन को ढूंढ लेता है और वो चीफ से बोलता है मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। नेक्स्ट सीन में चीफ अपनी मैनेजर के साथ बैठा होता है और बोल रहा होता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने उसी खतरनाक काम को चूज किया और उसके हिसाब से ये काम ठीक भी है। और अब नेक्स्ट सीन में हम डीनो और ग्रे को देखते हैं जहाँ पर ग्रे डीनो से पूछता है क्या यहाँ पर आर्क नहीं है, जिस पर डीनो से बता रही है वो किसी नोबल फैमिली के साथ गया है और अब डीनो ग्रे को उसी रिंग को बता रही है जो कि पिछली बार उसने उनसे भी हैंडल से ले ली थी। ग्रे बोलता है क्या तुम्हें ये रिंग मिल गई और अब डीनो ग्रे से बोलती है क्या मैं इस रिंग को रख सकती हूँ, जिस पर कि ग्रे भी मान जाता है और अब ग्रे डीनो से बोलता है क्या तुम फ्री हो, जिस पर कि डीनो से बताती है हाँ मैं आपके लिए फ्री हूँ। ग्रे बोलता है एसोसिएशन से एक ऑर्डर आया है, जिस पर कि डीनो की हालत खराब हो जाती है और डीनो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अब ग्रे अपने एक मैजिक का यूज करता है और वो अपनी चेन से एक डॉग बनाता है। ग्रे उसे बोलता है सिल्वा अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और वो डॉग बस कुछ ही देर में डीनो को पकड़ लेता है। डीनो ग्रे से बोल रही होती है मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा है और मैं इस काम को नहीं करना चाहती। डीनो बोलती है मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। ग्रे बोलता है तुम्हारे अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर सकता, जिस पर कि डीनो से बताती है इतनी कम जल्दी में ये सब काम करने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा, जिस पर कि ग्रे भी हाँ बोलता है। डीनो से बताती है कि मेरा मन है कि मैं आपके साथ आइसक्रीम खाऊं और मास्टर मुझे आगे बढ़ने में हर बार हेल्प करते हैं। डीनो अब ग्रे से बोलती है आप मुझे हर बार मौत के मुंह में डाल देते हो। ग्रे बोलता है मौत के मुंह, ये तो काफी आसान मिशन है और मुझे लगता है कि तुम अकेली नहीं जाना चाहती। जिस पर कि डीनो बोलती है हाँ पर आप जाना चाहो तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वही होता है इसका उल्टा है। ग्रे डीनो को 3 लोग और दे देता है इस मिशन को पूरा करने के लिए। अब हमें ग्रे की पास्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है एक्सप्लोरर एसोसिएशन, जहाँ पर पहले ट्रेजर हंटर आया करते थे और अब ग्रे अपने सभी मेंबर से बोल रहा होता है हमें यहाँ से वापिस जाना चाहिए। जिस पर एक लड़की ग्रे से बोलती है हम तो अभी अंदर भी नहीं गए और ये तुम्हारा ही फैसला था इंपीरियल कैपिटल आने का। ग्रे हम सभी को ये भी बताता है मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है और मैं तुम सभी की स्पीड को नहीं मैच कर सकता, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। जिस पर कि एक और मेंबर बोलता है ग्रे रुको मैं आगे जाता हूँ। वो लात मारकर दरवाजे को खोलता है और वो काफी ज्यादा जोश के साथ बोल रहा होता है सुनो यहाँ पर सबसे ताकतवर मैं हूँ और क्या मुझे कोई फाइट करना चाहेगा। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और बोलती है लोग तुम सभी का ध्यान अपने ऊपर खींच रहे हो। लोगों से बताता है जो सबसे ताकतवर होता है वही सबसे आगे जाता है और अब ये लड़की भी बोल रही होती है चलो ठीक है। ये लड़की सभी को बता रही होती है मैं दुनिया की सबसे पावरफुल हंटर लीजू और आज मैं यहाँ की ट्रेजर हंटर बनने वाली हूँ। और अब ग्रे एक लड़की के पास आ जाता है जहाँ पर ग्रे उस लड़की से बोल रहा होता है कि हमारे जैसे बेवकूफ यहाँ पर और कोई भी है। जिस पर वो लड़की बोलती है सर आप ऐसा मत बोलिए, वो इस कागज पर अपनी टीम का नाम और एक सिंबल डिसाइड कीजिए। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। और वो लड़की ग्रे को ये भी बताती है एक ऐसा नाम डिसाइड कीजिएगा जिससे कि लोग आपको आगे भी जानेंगे। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं लीडर हूँ तो मैं इन सभी को दिखा दूंगा कि मैं कितने ज्यादा बेकार हूँ। ग्रे अपनी टीम का नाम ग्रीविंग सोल डिसाइड करता है और सिंबल के लिए एक खोपड़ी का निशान। सभी पार्टी मेंबर बोल रहे होते हैं तुम्हारी पसंद तो काफी ज्यादा बेकार है। और इसी तरह से ग्रीविंग सोल्स का जन्म हुआ। वही अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम ग्रे और डीनो को देखते हैं। ग्रे उन तीनों हंटर्स के साथ होता है और अब मैसन ग्रे से बोलता है क्या आप यहाँ के फाउंडर है। और अब बिलगट भी बोलता है क्या आपको 1000 ट्रिक कहा जाता है। रूका बोलती है क्या आपका लेवल 8 है। ग्रे हाँ बोलता है। वही अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है 1000 ट्रिक ये मेरा एक निकनेम है जो कि टॉप लेवल हंटर्स को एसोसिएशन से मिलता है और ये नेम एक सम्मान की तरह होता है। और अब बिलगट भी बोल रहा होता है ये नेम तो उन्हें दिए जाते हैं जो कि टॉप लेवल के हंटर्स होते हैं और क्या तुम सच में एम्पेरियर में सबसे ज्यादा पावरफुल हो। वही अब डीनो भी ग्रे से बोल रही होती है मैं इस बेवकूफ के साथ टीम नहीं बना सकती। और अब ग्रे उन सभी को बता रहा होता है तुम्हें बेसिक प्लान के बारे में पता ही होगा। और अब बिलगट भी बोल रहा होता है मैं तुम्हारे साथ टीम क्यों बनाऊं और मैं इस लड़की को अपना कैप्टन नहीं मान सकता। और क्या ये सच में वही टीम है जो कि एम्पेरियर में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब मैसन भी बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। और अब ग्रे बिलगट से बोलता है अगर तुम्हें हमारी टीम नहीं ज्वाइन करनी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब ग्रे रूका और मैसन को अपना प्लान समझा देता है। ग्रे अब डीनो से बोलता है अब तुम इन सभी के लीडर हो और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। ग्रे वहाँ से जा रहा होता है लेकिन अभी बिलगेट 1000 ट्रिक से बोलता है चलो हम फाइट करते हैं और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूंगा। जिस पर ग्रे उसे बताता है तुम्हारी टीम की लीडर डीनो है तुम्हें पहले उससे फाइट करनी होगी। इस पर डीनो बोलती है मास्टर ये सब आप मुझ पर छोड़ दो और जो भी मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता मैं उसे सबक सिखाती हूँ। और अब डीनो बिलगेट को बता रही होती है मैं किसी भी पोजीशन में मूव कर सकती हूँ मुझे ये सब मेरी बहन ने सिखाया था। और डीनो को अपने सारे हथियार डाल दे रही है और बिलगेट से बोलती है मैं अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं करूंगी ताकि तुम मारे ना जाओ। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है दोनों के लेवल एक ही है लेकिन डीनो स्किल के मामले में बिलगेट से बहुत ही आगे है। लेकिन एक प्रॉब्लम है वो स्वॉर्ड है। और अब बिलगेट भी डीनो को देखकर अपने हथियार डाल देता है। वही अब डीनो भी फाइट के लिए तैयार होती है।
डीनो अब ग्रे से बोल रही होती है, अगर मैं इस फाइट को जीत जाती हूँ तो मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाऊंगी। ग्रे उसे मना कर देता है, मैंने ये सब नहीं कहा था। जिस पर डीनो अपना अलग ही चेहरा बना लेती है। ग्रे बोलता है, अगर तुम ट्रेजर वर्ल्ड को जीत जाती हो तो। जिस पर डीनो भी मान जाती है और अब दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर डीनो बिलगेट के ऊपर अटैक करती है, लेकिन बिलगेट उसके अटैक को टॉच कर लेता है। लेकिन डीनो अपने किक से उसके ऊपर हमला करती है, जिससे कि बिलगेट दूर जाकर गिरता है। डीनो बोल रही होती है, मास्टर क्या आपने उस पंच को देखा था? लेकिन वही बिलगेट दोबारा से खड़ा हो जाता है। वो डीनो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डीनो अपने पैर से उसे चौक कर देती है। डीनो से बता रही होती है, तुम मेरे मास्टर की बेइज्जती नहीं कर सकते। मास्टर मेरे लिए कोड है, मैं उनके दिन में 3 बार पूजा करती हूँ। और अब डीनो उसके अंडे फोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत वहीं पर खराब हो जाती है। वही अब रुका और मैसन भी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये टॉप क्लैन की पावर, उसने बिना किसी हथियार के इसे हरा दिया। वही अब बिलगेट भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ऐसा नहीं हार सकता। बिलगेट अपने बारे में बता रहा होता है, मैं पैदा ही एक हंटर बनने के लिए हुआ था। मैंने बचपन में ही तलवार उठा ली थी और मैंने अपने से बड़े बड़े लोगों को हराया है। एक हंटर बनने के बाद से मैंने बहुत से ट्रेजर वर्ल्ड को क्लियर किया और बहुत ही अच्छा नाम कमाया, और मैं ऐसे नहीं हार सकता। वही अब डीनो भी बिलगेट से बोल रही होती है, अगर तुम और फाइट करना चाहते हो तो कर सकती हो। और अब बिलगेट डीनो से बोलता है, तुम ये घमंड किसको दिखा रही हो? डीनो से बोलती है, अगर तुम मर गए तो घमंड किसी भी काम का नहीं रहेगा। और अब ग्रे बिलगेट को बता रहा होता है, तुमने अपनी पुरानी पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनमें स्किल का फर्क था। जिस पर कि बिलगेट बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? ग्रे उसे बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वही अब बिलगेट अपने मन में सोच रहा होता है, उसने सही कहा, अगर ये रियल फाइट होती तो मैं कब का मर चुका होता। और ग्रीविंग सोल बहुत से टॉप हंटर से भरी हुई है और ग्रे आंद्रे एक मिस्टीरियस बंदा है। और अब ग्रे बिलगेट से बोलता है, तुमने अपनी पुरानी पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि तुमने और उनमें स्किल का फर्क था। बिलगेट बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? ग्रे उसे बताता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वही अब ग्रे अपने मन में सोचता है, शायद नहीं। ग्रे बिलगेट से बोल रहा होता है, तुम्हारी ये शॉट काफी ज्यादा कमाल की है, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। और ग्रे उस शॉट को बिना छुए ही वहाँ से फायर फ्लेम निकाल रहा होता है। वही अब बिलगेट भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक था, इसने बिना छुए ही वहाँ से फायर फ्लेम निकाल दी, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। और अब ग्रे हमें बता रहा होता है, माना इस पूरी दुनिया में पाया जाता है और ज्यादातर ये माना ट्रेजर वर्ल्ड में होता है। ट्रेजर वर्ल्ड मिस्टीरियस जगहों से भरा हुआ है और वाइट वुल्फ डेथ ये किसी जगह यहाँ पर माना काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और वाइट वुल्फ डेथ में पहले सिल्वर मून नाम के मॉन्स्टर रहा करते थे, लेकिन ज्यादा शिकार की वजह से वो सभी खत्म हो गए और उसके बाद ये सभी ट्रेजर वर्ल्ड हमारे सामने आए। और वाइट वुल्फ डेथ में हमें बहुत सारे भेड़िए दिखाई दिए, वो काफी ज्यादा डरावने हैं। और अब से लूना से बोल रहा होता है, तुमने मुझे गिलबर्ट की पार्टी के बारे में जानकारी दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और लूना, मैंने सुना है तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड में एक रेलिक्स का यूज किया और रेलिक्स काफी कमाल के होते हैं और गिलबर्ट को इन सभी रेलिक्स के बारे में नहीं पता है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। रेलिक्स का मतलब ये सभी मैजिकल रिंग और रेलिक्स के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं और ये अलग अलग साइज में भी आती है। और मैंने ये सोच रहा था बिलगेट अपनी पॉकेटरी शॉट मुझे बेचेगा क्या? जिस पर कि लूना से बताती है, आपको इन सभी बेकार चीजों में पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। जिस पर कि क्रेव से बताता है, रेलिक्स काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, इनकी वजह से तुम किसी भी मैजिक का यूज कर सकते हो, यहाँ तक ये तुम्हें डिफेंस करने में भी हेल्प करते हैं और इनका बहुत सारा यूज होता है। वही अब लूना ग्रे से ये भी बोलती है, मुझे पता चला है कि आपने सेक्रेटरी से बहुत सारा पैसा उधार लिया है। जिस पर कि ग्रे से बताता है, हम जब भी कोई ट्रेजर वर्ल्ड को क्लियर करते हैं वहाँ से मिलने वाला पैसा हम सभी मेंबर्स में पूरा बांट लेते हैं। और अब ग्रे अपने मन में ये भी सोच रहा होता है, मैंने अपने रेलिक्स को चार्ज नहीं किया है। नेक्स्ट में हम ग्रे को देखते हैं और एक लड़की रेलिक्स को चार्ज कर रही होती है और अब वो बंदा ग्रे से बोल रहा होता है, मास्टर हमने हमारी सिटी के आसपास एक फैंडम को देखा है जिसने की पूरी पार्टी को तबाह कर दिया। वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उस हीरो पार्टी का लेवल 3 था और सुनने में आया है कि व्हाइट वुल्फ डेथ पास ही में है और शायद वो सभी भेड़िए वहीं से आए थे। वही ग्रे सोचता है व्हाइट वुल्फ डेथ, और फिर लड़की भी बोल रही होती है व्हाइट वुल्फ डेथ में वो सभी भेड़िए दिन में दिन काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और वो जो फेमस हंटर रुडोल था वो भी उस ट्रेजर वर्ल्ड में गया था, लेकिन सुनने में आया वो सभी गायब हो चुके हैं, जिसमें कि ग्रे भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है व्हाइट वुल्फ डेथ में जाना खतरे से खाली नहीं है। और रुडोल्फ एक 5 लेवल का हंटर था, जिस पर ग्रे और भी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब ग्रे अपनी मिशन के उसी पेपर को पढ़ रहा होता है और वो काफी ज्यादा शौक था कि रुडोल्फ वो तो गायब हो चुका है और मैंने इस पेपर के नीचे वाले हिस्से को नहीं पढ़ा था। और अब ग्रे उन दोनों को बता रहा होता है, मैंने डीनो को व्हाइट वुल्फ डेथ में भेजा है और ये बस एक लेसन है, उसे कुछ भी नहीं होगा। और डीनो के साथ मैंने 3 हंटर और भेजे हैं, जिस पर कि वो दोनों काफी ज्यादा शौक पर बोल रहे होते हैं। डीनो का लेवल तो 4 है, वो 3 हंटर जो कि तुम्हें अभी मिले हैं तुमने उन्हें भी भेज दिया। क्या यही कारण है कि ग्रीविंग सोल यहाँ की टॉप पार्टी है? और अब ग्रे वहाँ से जा रहा होता है। वो जब ग्रे भी घर जाते थे अपने मन में सोच रहा होता है कि बिलगेट के पास वो बहुत ही पावरफुल सोर्ड है, वो उसकी मदद से उन सभी भेड़ियों को हरा सकता है और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट में हम डीनो और उन सभी हंटर्स को देखते हैं, जहाँ पर मैसन उन सभी से बोल रहा होता है, हम ट्रेजर वर्ल्ड तक अभी तक नहीं पहुंचे। वही अब डीनो अपनी पास्ट के बारे में सभी को बता रही होती है, हमें मास्टर ने ये मिशन दिया है तो पक्का ये मिशन खतरनाक ही होगा। और अब रूपर डीनो से बोल रही होती है, इसका मतलब ये है कि ग्रे उन ट्रेजर वर्ल्ड के बारे में कुछ न कुछ जानता है। जिस पर कि डीनो बोलती है, हाँ ये मास्टर की कैलकुलेशन है। जिस पर कि बिलगेट बोलता है, उन्हें मेरे स्किल के बारे में भी पता है। डीनो से बताती है, मास्टर को यहाँ के सभी ट्रेजर वर्ल्ड के बारे में पता है, ये उनकी कैलकुलेशन है और मास्टर से कोई भी नहीं बच
सकता। और डीनो की बात पर रुका और बिलगेट को विश्वास नहीं हो रहा होता है। और अब मैसन बोलता है ये बिल्कुल सही कह रही है, बार में जो भी हुआ था वो सब पहले से तय था। डीनो भी उन सभी को बता रही होती है, मास्टर को सब कुछ पहले से ही पता था, ये सब पूरी बनी बनाई प्लानिंग है। नेक्स्ट में हम ग्रे को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने बिना वजह ही उन्हें ट्रेजर वर्ल्ड में भेज दिया, मुझे उल्टी आ रही है और मैं पक्का नहीं बता सकता कि वो वहाँ पर जिंदा भी बचेंगे और मुझे जल्दी कुछ न कुछ करना होगा, मुझे उस वाइट वुल्फ डेथ के पास पहुँचना होगा। नेक्स्ट में हम डीनो की टीम को देखते हैं जिनके सामने अब एक फैंटम आ जाता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं ये तो एक फैंटम है, लेकिन इसके हाथों में तलवार है और इसने एक कवच को पहना हुआ है। डीनो भी बोल रही होती है मास्टर मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। वही अब नेक्स्ट में हम ग्रे को देखते हैं जो कि अपने लिए किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। ग्रे बोल रहा होता है मुझे सेफ्टी रिंग्स चाहिए जो कि मुझे बचा सके और मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर लूना आ जाती है और बोलती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिस पर ग्रे उसे बताता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और अब ग्रे अपनी बालकनी में आ जाता है। ग्रे अब बोल रहा होता है मेरे सारे रेलिंग्स में माना खत्म हो गया है, लेकिन अब जो भी हो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। लेकिन तभी लूना उसे बोलती है कि आपको किसी की भी मदद नहीं चाहिए। जिस पर ग्रे बोलता है नहीं। और अब ग्रे अपने एक रेलिंग को एक्टिवेट करता है, उसके दोनों पंख निकल जाते हैं और वो उड़ जाता है और ग्रे उड़कर उसी ट्रेजर वर्ल्ड की तरफ जा रहा होता है। वही अब लूना भी अपने मन में सोच रही होती है ये तो वही रेलिंग है, ना ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई ब्रेक है। वही हम इधर डीनो और उसकी टीम को भी देखते हैं जिनके सामने बहुत सारे फैंटम आ गए होते हैं। और अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ग्रे हमें बता रहा होता है हमें ज़ेब्रूडिया में काम करते हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं और अब ये बंदा बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पावरफुल तलवार टूट जाएगी। और अब लेस बोलती है वैसे भी ये एक लकड़ी की तलवार थी और हम जिस ट्रेजर वर्ल्ड में गए थे वो लेवल 1 का था और हमने सोचा नहीं था कि वहाँ पर साइक्लो दिखाई देंगे और साइक्लो एक मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर का लेवल 4 है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोल रहा होता है क्या साइक्लो तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, तुम लोग पक्का झूठ बोल रहे हो। सच तो ये कि तुम साइक्लो से भाग आए। लेकिन तभी सिट्री और लीज उस बंदे को मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर दिखाते हैं जिसे देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा शौक होता है, बोलता है ये कटा हुआ सिर कौन लाता है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम उसी ट्रेजर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर बिलगेट एक भेड़ी को मार देता है और अब लूका भी बोल रही होती है देखने में तो ये लेवल 3 का ट्रेजर वर्ल्ड नहीं लगता। और अब मैसन बिलगेट से बोल रहा होता है तुमने अपनी फायर का यूज क्यों नहीं किया। जिस पर कि बिलगेट बोल रहा होता है मेरी स्वॉर्ड में माना कम हो चुका है और क्या ये उस टाइम पर हुआ था और अब मैं अपनी स्वॉर्ड को चार्ज भी नहीं कर सकता। और अब लूका भी बोल रही होती है हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें पीछे हटना होगा। जिस पर कि मैसन बोलता है हाँ, लेकिन डीन उन सभी को बताती है प्लान में कुछ भी चेंज नहीं होगा और ये कोई हड्डियां बीगने वाला मिशन नहीं है, हमें यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना होगा और मास्टर बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते, ये सब उनके प्लान का हिस्सा है। नेक्स्ट में वो सभी लोग उसी वुल्फ डेथ क्राई के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स के हाथों में स्वॉर्ड, चाकू और भाला भी थे। ये सभी हंटर इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। और अब बिलगेट उन सभी को बता रहा होता है मैं आगे जाकर उन सभी का ध्यान भटकाऊंगा। जिस पर कि डीन उसे बताती है क्या तुम पागल हो, मास्टर ने लीडर का काम मुझे दिया है और मैं यहाँ पर किसी को भी खतरे में नहीं डाल सकती, मेरे पास एक प्लान है, मैं और रूका जाकर उन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाएंगे और तुम पीछे से हमला कर देना। और अब नेक्स्ट में हम देखते हैं ग्रे को जो कि उठकर उसी वुल्फ डेथ क्राई की तरफ आ रहा होता है। वही ग्रे अब सोच रहा होता है मुझे डीनो को बचाना होगा। वही हम इधर डीनो और उसकी पूरी टीम को देखते हैं जो कि अपनी टीम वर्क से उन सभी भेड़ियों को मार रहे होते हैं और वो कुछ ही मिनटों के अंदर डोर के बाहर के भेड़ियों को मार देते हैं। और अब वो लोग उस ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें और भी भेड़िए दिखाई देते हैं और वो सभी लोग उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही हम डीनो भी अपने मन में सोच रही होती है भले ये जल्दबाजी में बनाई गई टीम है लेकिन हमारा टीम वर्क बहुत ही अच्छा है। बिलगेट वो फाइट में काफी अच्छा है, यहाँ तक कि मेसन को भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और साथ ही में रूका भी फाइट में काफी अच्छी है। सभी लोग उन सभी भेड़ियों को मार रहे होते हैं। डीनो भी सोच रही होती है ये सब पहले से तय था, मास्टर एक गॉड है। हम देखते हैं बिलगेट एक भेड़िए से फाइट कर रहा होता है और अब हमें बिलगेट के पास्ट का सीन दिखा देता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों से बोल रहा होता है अपनी पूरी ताकत से हमला करो। और अब बिलगेट के सभी फ्रेंड बोल रहे होते हैं हम बस इतना ही कर सकते हैं। जिस पर कि बिलगेट बोलता है बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उस टाइम पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बिलगेट अब प्रेसिडेंट में सोच रहा होता है अब मुझे पता चला वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वही अब गिलबर्ट भी बोल रहा होता है टीम वर्क करना एक अच्छी फीलिंग है। और वो लोग उस ट्रेजर वर्ल्ड की और भी अंदर आ जाते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन तभी डीन उन सभी को बताती है शायद ये बॉस का रूम है और वैसे भी ये मास्टर का मिशन है तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। मैसन बोलता है क्या हम वापस नहीं जा सकते क्या। डीनू से बताती है हम यहाँ तक बिना किसी डैमेज के पहुंचे हैं, बॉस का भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वही अब डीनू मैसन से बोल रही होती है तुम काफी जरा डरे हुए हो, डरोगे तो तुम ऐसा ही मारे जाओगे, खतरा उठाना भी अच्छी बात है। और अब मैसन डीनू से बोल रहा होता है मैं पहले भी बहुत से ट्रेजर वर्ल्ड क्लियर कर चुका हूँ और अभी के टाइम पे मैं लेवल 4 पर आ चुका हूँ और लेवल 4 पे आने के बाद कोई भी हंटर छोटे मोटे ट्रेजर वर्ल्ड को क्लियर करके काम चला सकता है, हम इतनी जल्दी किसी
हाई लेवल के ट्रेजर बर्ट में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसी वजह से मैंने अपने बहुत से टीम मेंबर भी खोए हैं, जिसपे कि डीनू उन सभी को बताती है। इसलिए तुम्हें मास्टर ने चूज किया है ताकि तुम अपने डर पर काबू पा सको। क्या तुमने एक चीज नोटिस की, हमारे मास्टर तुम जैसे रैंडम बंदों को क्यों ही चूज करेंगे? इसके पीछे का कोई ना कोई कारण होगा। ये मास्टर की एक स्ट्रेटेजी है, ये बनाया बनाया प्लान है। और अब नेक्स्ट में हम ग्रे को देखते हैं। ग्रे काफी ज्यादा स्पीड में होता है और ग्रे बोल रहा होता है, मुझे डीनू और बाकी मेंबर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या वो पहले ही अंदर जा चुके हैं? और इस रेलिंग को किसने बनाया? इसमें तो ब्रेक भी नहीं है, मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब ग्रे की लैंडिंग भी उसी ट्रेजर बर्ड के अंदर हो जाती है और वो अपनी रेलिंग की मदद से ट्रेजर बर्ड के अंदर और भी स्पीड में जा रहा होता है और ग्रे सीधे ही उस ट्रेजर बर्ड के अंदर घुस जाता है और वो उस रेलिंग पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वही नेक्स्ट में हम डीनू की टीम को देखते हैं, जिसके सामने उस ट्रेजर का बॉस खड़ा होता है और वो बॉस काफी ज्यादा बड़ा होता है और अब वो बॉस उन सभी हंटर के ऊपर अटैक कर देता है। सभी लोग उसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। वही अब डीनू भी अपने मन में सोच रही होती है, ये बॉस काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं इसके सिर पर अटैक करूंगी और ये वो 1000 ट्रायल है जो कि मेरे मास्टर ने मुझे दिया है, मैं इसका यूज करूंगी। और अब सभी हंटर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और अब वो मॉन्स्टर गिलबर्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गिलबर्ट उसके अटैक को रोक लेता है। वही मेसन मौका देखकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर मेसन की तलवार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा मेसन ही दूर जाकर गिर जाता है। वही इधर हम डीनू को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के सभी अटैक को डॉज कर रही होती है। ये मॉन्स्टर दोबारा से मेसन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि मेसन की तलवार भी टूट जाती है। वो मॉन्स्टर अब मेसन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सही टाइम पर रूका आकर मेसन को बचा लेती है। वही अब डीनू मौका देखकर उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर चढ़ जाती है और अपनी तलवार को उस मॉन्स्टर के सिर में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो बॉस वहीं पर खत्म हो जाता है। सभी हंटर बोल रहे होते हैं हम जीत गए और इस फाइट की वजह से डीनू के पैर में चोट लग जाती है, लेकिन वो अपने हीलिंग पोशन का यूज करके अपनी चोट को हील कर लेती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे कि उन्होंने बॉस को हरा दिया, लेकिन तभी डीनू के ऊपर कोई अपने भाले से अटैक करता है। डीनू उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे बुल्फ आ जाते हैं और उनके हाथों में बंदूक, भाला, तलवार और बहुत से हथियार थे। सभी हंटर भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक थे, ये तो बहुत सारे हैं। और अब डीनू भी अपने मन में बोल रही होती है मास्टर ये मेरे पास की नहीं है। वही अब मेसन डीनू से पूछ रहा होता है अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर डीनू उन सभी को बताती है सामने एक केव है, तुम सभी उसमें चले जाओ। ये सभी भेड़िए उसमें अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी उस केव के पास वही बुल्फ आ जाता है और उस रास्ते को कवर कर लेता है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। वही अब मेसन रूका और डीनू से बोल रहा होता है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, हम उसका ध्यान भटकाएंगे। जिस पर रूका मेसन से बोल रही होती है क्या तुम मरने की प्लानिंग कर रहे हो? इस पर मेसन बोलता है ये कोई नई बात नहीं है, ये एक ना एक दिन होना ही था। और अब डीनू को अपने मास्टर की कुछ बातें याद आती है। डीनू उन सभी को बताती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगी। और अब गिलबर्ट उस भेड़िए के ऊपर अटैक करता है, वो भेड़िया भी गिलबर्ट के ऊपर अटैक कर देता है। गिलबर्ट ने उसके अटैक को रोक लिया होता है। मेसन मौका देकर उस बुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, सारी में रूका भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो लोग उस बुल्फ को थोड़ा सा इंजर्ड कर देते हैं। वही अब डीनू अपने पास्ट की चीजों को याद कर रही होती है, जहाँ पर ग्रेन ने डीनू को एक रेलिंग दिया था और वो उसकी मदद से किसी के ऊपर भी चाकू का अटैक कर सकती है। और अब डीनू अपनी रेलिंग की हेल्प से उस भेड़िए के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि वो भेड़िया अंधा हो जाता है। वो सभी गिलबर्ट भी उस भेड़िए के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, डीनू से मना करती है, लेकिन तभी वो भेड़िया गिलबर्ट को एक पंच मारता है, जिससे कि गिलबर्ट दूर जाकर दीवार से टकराता है। गिलबर्ट की हालत खराब हो जाती है और अब वो सभी मॉन्स्टर उन सभी के सामने आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी कोई चीज आती है जो कि उन सभी भेड़ियों को हिट करती है और वो सभी बुल्फ दूर जाकर गिरते हैं। और हम वहाँ पर ग्रे को देखते हैं। डीनू भी वहाँ पर ग्रे को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और अब वो सभी बुल्फ भी थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। और अब ग्रे भी बोल रहा होता है कि यहाँ पर हालात इतने ज्यादा खराब है। और अब एक भेड़िया ग्रे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ग्रे अपनी एक रेलिंग से शील्ड मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वो उस भेड़िए के अटैक से बच जाता है। वो भेड़िया भी थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है और अब ग्रे अपने लेवल 8 मैजिक का यूज करता है और उन सभी भेड़ियों के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सभी लोग ग्रे की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक थे, लेकिन तभी जैसे ही धुआं साफ होता है वो सभी भेड़िए दोबारा से खड़े हो जाते हैं। मेसन भी बोल रहा होता है ये क्या बकवास है। ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सबके सामने कूल बनने की कोशिश की। वही गिलबर्ट भी बोल रहा होता है ये किस तरह का मैजिक है। वही अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है ये बस एक दिखने का मैजिक है, बाकी इसकी पावर काफी ज्यादा कमजोर है। वो सभी भेड़िए अब ग्रे को घेर लेते हैं। ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है इन सभी भेड़ियों के पास बंदूकें कैसे आई और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है अब मुझे वो करना होगा। ग्रे अब अपने गले से एक पोशन को बाहर निकालता है और उसे पी लेता है। पीने के बाद उसे उसी भेड़ियों के ऊपर फेंक देता है और अपने चाकू के अटैक से उस पोशन को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। ग्रे अब सभी हंटर से बोल रहा होता है जल्दी यहाँ से भागो। हम देखते हैं डीनू के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए वो स्लो भाग रही होती है। गिलबर्ट उसे बोलता है इतना स्लो मत भागो, जिस पर रूका उसे बताती है उसके पैर में चोट लगी है और ग्रे हमें गार्ड कर रहा है। लेकिन भाई ग्रे की तो हालत खराब होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन मैं तो अपनी फुल स्पीड में भाग रहा हूँ। और अब डीनू भी अपने मन में सोच रही होती है मास्टर की कैजुअल काइंडनेस मुझे उस टाइम की याद दिलाती है जब मुझे मास्टर ने पहली बार बचाया था। अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं बहुत से लोग डीनू को परेशान कर रहे होते हैं और वो लोग डीनू से बोल रहे होते हैं अब तुम्हें कौन बचाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर
ग्रीवर्स की टीम आ जाती है, यानी कि ग्रे की टीम वहाँ पर सभी गुंडों को मारने लगते हैं और वो गुंडे भी वहाँ से भाग जाते हैं। डीनू से उसका नाम पूछती है, जिस पर ग्रे बोलता है नाम में क्या रखा है। डीनू अब हमें बता रही होती है तब से ही मैं ग्रीवर्स की फैन हो गई और मास्टर महल एक कोड है। और हम देखते हैं वो सभी लोग उस मोर्चा से बचने में कामयाब रहते हैं। वही अब ग्रे उन सभी से बोल रहा होता है मुझे माफ करना, बस एक वर्ड से ये सब गलती हो गई, काश में वो एक वर्ड पढ़ लेता। वही अब रूका भी ग्रे को बता रही होती है डीनू ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, अगर वो ना होती तो हम कब की मारे जाते। ग्रे भी बोल रहा होता है मुझे पता है कि डीनू ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। डीनू वहाँ पर काफी ज्यादा प्लस कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं डीनू के पैर में चोट लगी होती है और अब ग्रे अपनी रेलिंग की हेल्प से डीनू के पैर को हील कर देता है। वही अब गिलबर्ट भी बोल रहा होता है क्या इसके लिए भी रेलिंग चाहिए। और अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है सभी चीजें रेलिंग से ही होती है। और अब मैसन ग्रे से पूछ रहा होता है क्या तुमने उन सभी मोर्सेस को हरा दिया। जिस पर ग्रे बोलता है नहीं, उस टाइम पर वहाँ से भागना ही सही ऑप्शन था। और अब वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और सभी लोग ग्रे के पीछे होते हैं। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये सभी लोग मेरे ऊपर डिपेंड है, मुझे उल्टी आ रही है और मुझे तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता है, मुझे उल्टी आ रही है। और अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम एक टेबल पर बहुत सारे रेलिंग्स को देखते हैं और अभी बंदा ग्रे से बोल रहा होता है कि ये सभी रेलिंग तुमने इकट्ठा किए हैं। जिस पर कि ग्रे सभी से बोल रहा होता है मुझे जो भी रेलिंग पसंद आए मैं वो सभी ले आया। और अब प्लीज ग्रे से बोलती है क्या तुम मेरे लिए इनमें से कोई रेलिंग पसंद करोगे। ग्रे उस पर हाँ बोलता है और अभी लड़की ग्रे से बोल रही होती है आखिरकार हमारे लीडर की कुछ चीजें तो हमारे काम आई। और अब सृष्टि एक बैग को उठा लेती है और बोलती है वैसे ये रेलिंग क्या काम करता है। जिस पर कि ग्रे उसे बताता है देखने में छोटा है लेकिन तुम इसमें बहुत सारी चीजों को रख सकती हो। और अब प्लीज ग्रे से बोलती है वैसे ये ब्रेसलेट कैसा है। लेकिन तभी लिज अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाती है। वो दोबारा से उठने की कोशिश करती है लेकिन वो बार बार अपने बैलेंस को खो रही होती है। और अब ग्रे उसे बता रहा होता है ये एक भूल भुलैया ब्रेसलेट है, इसे पहनने के बाद कोई भी इंसान कंफ्यूजन में आ जाता है और वो अपना बैलेंस खो देता है। इधर हम देखते हैं इस बंदे ने इस तलवार को उठा लिया होता है और बोलता है ये तलवार तो काफी अच्छी है। लेकिन तभी ग्रे बोलता है उस तलवार को मत छूना, वो तलवार श्रापित है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो तलवार एक्टिवेट हो जाती है और वो उस बंदे को अपने बस में कर लेती है। और अभी बंदा काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है अब मुझे किसी को मारना होगा, सभी को काट डालूंगा। और दूसरे बंदे ने उसे पकड़ के रखा होता है। ग्रे बोल रहा होता है ये तलवार श्रापित है, इसे पकड़ने के बाद तुम पागल हो जाते हो और तुम्हें किसी को भी मारने का मन करता है। मेरे साथ भी ये पहले हो चुका है। और अब नेक्स्ट सीन आता है प्रेजेंट में, हम उसी ट्रेसर बर्ड को देखते हैं जहाँ पर ग्रे आगे की तरफ जा रहा होता है, सब लोग उसके पीछे होते हैं। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और मुझे यहाँ का कोई भी रास्ता नहीं पता है। वही ग्रे ये भी सोच रहा होता है डीनू मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है। पहले तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, क्या मुझे उसे माफी मांग लेनी चाहिए। और अब ग्रे अपने साइड पर देखता है, सभी लोग भी साइड पर देखने लगते हैं। और अब गिलबर्ट ग्रे से बोल रहा होता है मुझे माफ करना लेकिन हमें ये तो बता दो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन ग्रे उसकी बातों को जवाब नहीं देता। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है बेशक हम बाहर जा रहे हैं लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं पता है। और अब डीनू गिलबर्ट से बोलती है तुम मार्शा के इरादों को नहीं जानते, ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा और मुझे यहाँ का मैप थोड़ा थोड़ा याद है और ये रास्ता बाहर की तरफ नहीं जाता। सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शौक थे। डीनू सभी को बता रही होती है अगर हमें बाहर जाना है तो हमें बॉस रूम में जाना होगा। और ये सब सुनकर तो ग्रे भी काफी ज्यादा शौक था। नेक्स्ट में हम देखते हैं वो सभी लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वही अब रूपा भी ग्रे से पूछती है वैसे क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन ग्रे उसका कोई भी जवाब नहीं देता। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। और अब वो सभी लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। ग्रे सोच रहा होता है कि अब हमें मुड़ जाना चाहिए लेकिन पीछे खड़े सभी लोग एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। डीनू उन सभी को बता रही होती है क्या तुमने मास्टर को ऐसा वैसा समझा है क्या, यहाँ पर आना भी उनकी एक प्लानिंग थी। और अब वो सभी लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। और अब ग्रे भी वहाँ पर देखता है जहाँ पर बहुत सारे हंटर घायल पड़े होते हैं। और अब एक बंदा उन सभी को बता रहा होता है मेरा नाम रुडोल्फ है और मैं इस पार्टी का लीडर हूँ। और अब रोका उन सभी से बोल रही होती है इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब है, मैंने इन सभी को दवाइयाँ दे दी है लेकिन ये काफी ज्यादा कमजोर है, इन्होंने काफी टाइम से कुछ भी खाया नहीं है। जिस पर ग्रे उन सभी को खाने के लिए कुछ चॉकलेट देता है। सभी लोग चॉकलेट खा रहे होते हैं। ग्रे उन सभी को बताता है चिंता मत करना मेरे पास बहुत सारे हैं। वही अब डीनू भी अपने मन में सोच रही होती है ये मास्टर का बना हुआ प्लेन था और मास्टर सच में एक कोड है और उन्होंने हमें मोर्चा से ही नहीं बचाया बल्कि यहाँ घायल हंटर्स को भी रेस्क्यू किया और इस सिचुएशन में वो काफी ज्यादा शांत है और सभी को खाने के लिए चॉकलेट दे रहे हैं। और अब ग्रे डीनू को एक चॉकलेट खाने के लिए देता है। और अब मैसन रुडोल्फ से बोल रहा होता है तुम्हारे लेवल 5 के कुछ बंदे गायब है, क्या तुम्हें इसका अंदाजा पहले से था। जिस पर रुडोल्फ बोलता है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारी लेवल 5 की टीम ऐसे बेबस हो जाएगी। जिस पर गिलबर्ट भी बोल रहा होता है इस डंजन के मोस्टर्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर रुडोल्फ बोलता है तुम किसकी बात कर रहे हो। गिलबर्ट उससे बोलता है मैं उन भेड़ियों की बात कर रहा हूँ। जिस पर रुडोल्फ बोलता है हमें हराने वाला एक ही बंदा था और उसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था
था और वो शायद एक फैंटम है। सभी एंटर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शौक थे। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी वीडियो को देखते हैं और वहीं पर हम उसी फैंटम को भी देखते हैं। रुडोल्फ बोल रहा होता है वो फैंटम शायद सिल्वर मून के हिसाब से पैदा हुआ है और वो ट्रेजर वर्ल्ड में ही मॉन्स्टर्स के साथ रहता है और इंसानों के गुस्सों की वजह से उस फैंटम को पावर मिली। आप इस हिसाब से उसे समझ सकते हो। और रुडोल्फ ये भी बोल रहा होता है जब हमारा सामना उस फैंटम से हुआ था हमें लगा कि हम उसे हरा देंगे, लेकिन पासा पलट गया। हम बहुत ही बुरी तरीके से हार गए और मुझे लगता है कि वो 1000 स्वॉर्ड को टक्कर दे सकता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या 1000 स्वॉर्ड, क्या वो इतने ज्यादा पावरफुल है। ग्रेव अपने मन में सोच रहा होता है 1000 स्वॉर्ड, जिसने स्वॉर्ड मास्टर से स्वॉर्ड चलाना सीखा और वो अपनी बेहतरीन स्वॉर्ड स्किल्स की वजह से जाना जाता है। और ये मेरा बचपन का दोस्त है और ये ग्रीवर्स का एक मेंबर भी है और उसका नाम ल्यूक साइकोल है। लेकिन ये कहना बहुत ही गलत होगा कि वो फैंटम 1000 स्वॉर्ड के बराबर है। अगर ऐसा होता तो ल्यूक उसे पहले ही काट देता। और अब लूका ग्रे से पूछ रही होती है अब हमें क्या करना चाहिए। मुझे ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है इससे तुम्हारा मतलब क्या है। और अब ग्रे कुछ देर सोचने के बाद लूका से बोलता है अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन इस टीम की लीडर डीनो है तो अब डीनो बताइए कि हमें क्या करना है। डीनो बोल रही होती है कि मैं अपने मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे मास्टर का ऑर्डर है, मैं इसे जरूर मानूंगी। डीनो उन सभी को बता रही होती है हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। जिस पर ग्रेव से बताता है हमें इन सभी घायल लोगों को भी बाहर ले जाना है। जिस पर डीनो बोलती है मुझे माफ करना। और अब नेक्स्ट सीन में डीनो उन सभी को बता रही होती है अब हम इस रास्ते को जैसे ही पार करेंगे हमें बाहर का दरवाजा मिल जाएगा। और अब रुडोल्फ उन सभी से बोल रहा होता है इस परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूँ और मेरी पार्टी की तरफ से तुम सभी को थैंक यू। जिस पर डीनो से बता रही है ये सभी तो हमारे मास्टर ने किया है और मास्टर यहाँ पर सभी को बचा लेंगे। ग्रेव भी अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग ज्यादा ही मुझ पर डिपेंड हो रहे हैं। और अब बहुत सभी लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें उन सभी भेड़ियों की आवाजें आ रही होती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं वो भेड़िया हमारे पास ही में है। ग्रेव भी अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास अब 5 रिंग बची है और मेरा फायर रेलिंग भी अब काम नहीं कर रहा है और मेरा एक रेलिंग बाहर कहीं पर गिर गया है। मैं 5 अटैक तो किसी भी तरह से सह लूंगा, लेकिन छठा अटैक हुआ तो मैं मर जाऊंगा। अब हम देखते हैं उन सभी के सामने से वही फैंटम आ रहा होता है और अब सभी हंटर भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और ग्रेव भी डीनो के सामने आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हम देखते हैं वो फैंटम उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी उस फैंटम के पीछे से एक और लड़की बाहर निकलती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं ये तो 2 है, अब हमारा क्या होगा। ग्रेव भी अपने मन में सोच रहा होता है मैं अपने रेलिंग की हेल्प से इस फैंटम के ऊपर है कि हैवी अटैक कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी वो फैंटम अपने पीछे देखता है, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और वो उस फैंटम को एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और अब ग्रे बोल रहा होता है ये तो लिज है ना। सभी हंटर बोल होते हैं अब अभी यहाँ पर क्या हुआ। और अब ग्रे लिज के पास जाता है और उसे बोलता है अपना मार्क सुधारो। और अब लिज ग्रे से बोल रही होती है क्या वो सभी हंटर हमारी टीम में है क्या। जिस पर ग्रे बोलता है नहीं। लिज बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगा था और क्या ये रेलिंग तुम्हारा है, ये मुझे पड़ा हुआ मिला था। जिस पर ग्रे बोलता है हाँ। और अब सभी हंटर बोल रहे होते हैं क्या ये कोई इंसान है। और अब लिज बोल रही होती है क्या तुमने ग्रीविंग सोल के मेंबर लेस के बारे में नहीं सुना है क्या, वो तुम तो ग्रे के साथ बहुत पहले से रह रहे हो। चलो कोई बात नहीं। लेस अब ग्रे से बोलती है जैसे ही मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंची वहाँ पर मुझे लूना ने बताया कि तुम व्हाइट वुल्फ देख गए हो और मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेस काफी ज्यादा उदास है और मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। इधर हम डीनू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है। लेस बोल रही होती है मुझे पता चला कि ग्रे काफी ज्यादा डरा हुआ है। ग्रे बोलता है ऐसा नहीं है। लेस बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा उदास हूँ। और अब लिज बोल रही होती है मुझे क्या पता था कि मेरी स्टूडेंट इतनी निकम्मी निकलेगी। और वो ये सब डीनू को देखकर बोल रही होती है। डीनू काफी ज्यादा डरी हुई होती है और अब लिज डीनू को पकड़ लेती है, लेकिन तभी गिलबर्ट बोल रहा होता है तुम ये सब क्या कर रही हो। लेकिन तभी लिज उस पर एक जोरदार अटैक करती है जिससे कि गिलबर्ट दूर जाकर गिरता है। लिज अब गिलबर्ट से बोल रही होती है क्या तुमने देखा नहीं मैं अभी किसी से बातचीत कर रही हूँ। और अब लिज काफी ज्यादा गुस्से में डीनू से बोल रही होती है क्या तुम इतनी निकम्मी हो, क्या मैंने तुम्हें ऐसी ही ट्रेनिंग दी थी कि तुम ग्रे के ऊपर खतरा बन जाओ और उसे प्रोटेक्ट ना कर पाओ। डीनू काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन तभी ग्रे लिज से बोलता है यहाँ पर सभी को पता है कि डीनू ने अपना बेस्ट दिया है और अब लेस तुम्हें भी आराम करना चाहिए। जिस पर कि लेस भी ग्रे की बात को मान लेती है। लेस ग्रे से बोल रही होती है तुमने बोला तो मैं इसे छोड़ देती हूँ और तुम्हारी वजह से मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करना भी सीख रही हूँ। उधर हम देखते हैं वो फैंटम दोबारा से खड़ा हो गया होता है और उसके पीछे एक बड़ा सा वुल्फ खड़ा होता है जो कि उन सभी के ऊपर अपनी गन से अटैक करने लगता है। वो ये ब्लिज उन सभी के सामने आ जाती है और अपने मास्क को पहन लेती है। वो वुल्फ उन सभी के ऊपर अपनी मशीन गन से अटैक कर रहा होता है, लेकिन लिज वहाँ से हटती भी नहीं। लिज के सामने उन सभी बुलेट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो लग रही थी और लिज बस अपने हाथों से ही उन सभी बुलेट को रोक रही होती है। और अब धुआं हटने के बाद हम देखते हैं लिज ने अपने आसपास उन सभी बुलेट से एक सर्कल बना लिया होता है। लिज अब काफी ज्यादा गुस्से में उस फैंटम से बोल रही होती है क्या तुम्हें लगता है कोई ऐसी वैसी बंदूक मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगी। और हम काफी टाइम से फाइट करते आ रहे हैं, हम इन छोटी मोटी बंदूकों से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। और अब लिज डीनू से बोल रही होती है क्या तुम इस छोटे मोटे वेपन से डर गई, भले इसने आर्मर पहना हुआ है लेकिन तुम फिर भी इसके ऊपर अटैक कर सकती हो। और अब लिज एक हाई जंप लगाती है और उस वुल्फ के ऊपर अटैक करती है जिससे कि वो वुल्फ वहीं पर खत्म हो जाता है। लिज उससे बोल रही होती है
तुम इन्हें जैसा चाहो वैसा मार सकती हो और तुमने मेरा नाम आज खराब कर दिया। हम देखते हैं वो फैंटम लीज के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लीज अपने एक ही हाथ से उसकी तलवार को रोक लेती है और लीज उसे काफी बुरी तरीके से पीट रही होती है। डीनू भी लीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इधर डीनू लेस की बातों को सुनकर रोना शुरू कर देती है। वही अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है, ये बेचारी तो रोने लगी। उधर हम देखते हैं लेस उस फैंटम की काफी ज्यादा पिटाई कर रही होती है। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है, अगर एक 1000 फैंटम एक नॉर्मल फैंटम से फाइट करे तो वो काफी आगे जा सकता है और यही कारण है कि ग्रीवस इस क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। और अब ग्रे लेस से पूछ रहा होता है कि अब तुम शांत हो गई, इस पे लेस बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। वही अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है, लेस की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, किसी आम इंसान से बहुत ही ज्यादा। एक ऐसी स्पीड जो कि अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ती। और अब लेस ग्रे के गले लग जाती है और बोलती है मैं वापस आ गई। ग्रे भी बोलता है तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। और अपने एक सीन में हम देखते हैं बिलकिट को जो कि किसी लड़की से बोल रहा होता है, मैं अपनी पर्गेटरी शॉट को 1000 शॉट को दे रहा हूँ और मैं दोबारा से ट्रेनिंग लेने के लिए वापस जा रहा हूँ। और अब मैसन बोलता है उससे पहले तुम्हें सभी से माफी मांगनी होगी। इस पर गिलबर्ट भी मान जाता है। गिलबर्ट अब सभी से बोल रहा होता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अब स्टील ऑफ शैडो बनूं जो कि बुलेट को अपने हाथों से ही रोक दे। जिस पर डीनू बोलती है तुम मेरी बहन की तरह कभी भी नहीं बन सकते। डीनू से बोल रही होती है मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, ग्रीवर्स के मार्क्स स्पेशली बनाए जाते हैं। नेक्स्ट में हम ग्रे और उसकी बागी की टीम को देखते हैं, इन्होंने वही ग्रीवर्स के मार्क्स पहने होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं इस मार्क्स की वजह से दुश्मन हमें अंधा नहीं कर पाएंगे। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं आंखों के लिए तो जगह बनाना ही भूल गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं लेस आराम से सो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रे भी आ जाता है और वो काफी ज्यादा सैड होकर बोल रहा होता है मुझे आइसक्रीम खाना है। पार्ट 2 की शुरुआत में ग्रे बोल रहा होता है ये तो एक डेंजरस स्लाइम है, जिस पर सामने खड़ी लड़की भी बोल रही होती है उनसे सामना करने टाइम अपना ख्याल रखना। और अब ग्रे हमें बता रहा होता है इस लड़की का नाम सिट्रिस स्मार्ट है जो कि क्रीविंग सोल्स की एक इम्पोर्टेंट मेंबर है और एक बेहतरीन आर्कमिस्ट भी है और इसे अनफेटेड कहा जाता है क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा जीनियस है और इसके बनाए हुए आविष्कार जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आते हैं। और अब ग्रे बोल रहा होता है सिट्रिस स्लाइम वजनों में इसका नाम रखने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। जिस पर लूना बोलती है क्या तुम्हें अपना बचपन याद आ गया। इस पर ग्रे बोलता है हाँ बचपन में हम स्लाइम से खेला करते थे, लेकिन हम काफी बड़े हो चुके हैं। जिस पर सेट्री भी उसे बता रही होती है हम स्लाइम को इधर उधर नहीं छोड़ सकते, ये मामले खतरनाक हो सकता है। और अब सेट्री की बातों को सुनकर ग्रे और लूना काफी ज्यादा शौक होते हैं और अब सेट्री उन्हें बता रही होती है स्लाइम से फाइट करते टाइम अपना ध्यान रखना, जिस पर दोनों और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं। नेक्स्ट में ग्रे एक चीज को ढूंढ रहा होता है, ग्रे बोल रहा होता है ये बहुत ही परेशान करने वाला है। वो किसी चीज को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं मिल रहा होता है। हमें पता चलता है कि ग्रे ने सेट्री के स्लाइम को खो दिया है, वो उसे ढूंढ रहा होता है। वो जब ग्रे अपने मन में भी सोच रहा होता है मैंने उसे अपने लॉकर में रखा था और मैंने अपने लॉकर को खोला भी नहीं था, लेकिन वो यहाँ से कैसे गायब हो गया। लेकिन रुको वैसे मेरा लॉकर भी एक रेडिंग है, इसका मतलब सिट्रिस स्लाइम कभी कभी शरारती करता है। और अपना एक सीन होता है व्हाइट वुल्फ 10 का, यहाँ पर कुछ हंटर उन्हीं फैंटम को मार रहे होते हैं और अब वो लोग बोल रहे होते हैं बहुत टाइम से फैंटम का लेवल अब बढ़ चुका है और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। व्हाइट वुल्फ 10 में कुछ न कुछ चल रहा है, जिस पर ये बंदा बोलता है इसमें 1000 ट्रिक का भी हाथ है। नेक्स्ट में हम ग्रे को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है। वो बता रहा होता है कल रात को मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया, लेकिन अपना लूना आती है और वो ग्रे से बोलती है एसोसिएशन से हमें कॉल आया है, व्हाइट वुल्फ 10 में कुछ गड़बड़ है। जिस पर ग्रे उसे बताता है डीनू लीडर है, तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए, मैं तो बस फॉलो करता हूँ। जिस पर लूना उसे बताती है डीनू लीज के साथ ट्रेनिंग कर रही है। और अब ग्रे लूना से पूछता है वैसे क्या कैपिटल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्या। जिस पर लूना बोलती नहीं, लेकिन वैसे आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस पर ग्रे भी हाँ बोलता है। ग्रे उसे बताता है चिंता मत करो ये बस मेरी एक इमेजिनेशन है। और अब ग्रे वहाँ से जा रहा होता है और अब लूना अपने मन में सोच रही होती है इसने बहुत से चीजें पहले से प्रेडिक्ट कैसे कर ली। व्हाइट वुल्फ डेथ में हुआ हादसा और एम्पीरियर कैपिटल में नोबल्स के बीच हुई फाइट, ये सब उसने पहले से प्रेडिक्ट कैसे कर लिया। और कोइंसिडेंट एक बार हो सकता है बार बार नहीं। और अब नेक्स्ट सीन में कुछ लोग बोल रहे होते हैं क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रे भी आ जाता है। ग्रे में बता रहा होता है इस बंदे का नाम स्वेनेगो है जो कि ऑक्सीजन ग्रेड का लीडर है और अब से हम इसे स्वेन बुलाएंगे। और अब स्वेन ग्रे से बोल रहा होता है डीनू और उस शैडो को रोको, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड यूज करना है और ऑनसेम और लूसिया दोनों ही यहाँ पर नहीं है और उन दोनों के अलावा इस शैडो को कोई भी नहीं रोक सकता। पता नहीं कि ये शैडो वहाँ से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। जिस पर ग्रे उसे बताता है उसने सभी मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया, यहाँ तक कि उसने बॉस मॉन्स्टर को भी मार दिया और इन्हीं चीजों से बोर होकर वो यहाँ पर वापस आ गई। जिस पर किसने अब ग्रे से बोल रहा होता है जैसे कि मुझे पता है नाइट पैलेस लेवल 8 का खजाना है और वो बोर होकर यहाँ पर वापस आ गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ग्रीवर्स करना क्या चाहते हो। और अब सुने ग्रे से ये भी बोलता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और फिलहाल के लिए हमें लीज को रोकना होगा, नहीं तो डीनू मारी जाएगी। और अब ग्रे स्वेन को बता रहा होता है तुम ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो, कोई इतनी आसानी से नहीं मरता है। ग्रे अब उस गेट को ओपन करता है जहाँ पर हम लीज को देखते हैं, वहीं पर हम पड़ी हुई डीनू को भी देखते हैं। इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। लीज अब डीनू से बोल रही होती है ठीक है तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो, क्या तुम किसी चीज को बचाना चाहती हो। वो डीनू को ऐसे ही ताने मार रही होती है और अब वो डीनू पर एक अटैक कर नहीं पा रही होती है, लेकिन तभी ग्रे आकर उसे रोक देता है।
है। लीज उसे बोलती है तुम्हारी टाइमिंग कमाल की है, और अब लीज ग्रे को बता रही होती है वैसे डी टैलेंटेड तो है लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर है, और जब मैं डीनू की एज में थी मैं उससे बहुत ज्यादा ताकतवर थी। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जिस पर ग्रे भी बोल रहा होता है लीज तुम काबिल तारीफ हो, लेकिन डीनू वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, तुम्हें इस फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए। लेकिन अभी लीज गुस्से से बोलती है क्या तुम लीज को रोक रहे हो, और वो काफी ज्यादा गुस्से से ग्रे को देख रही होती, लेकिन दूसरी पर लीज काफी ज्यादा प्यार से बोलती है चलो ठीक है हम इस फाइट को यहीं पर रोकते हैं। और लीज ग्रे से ये भी बोल रही होती है वैसे मेरा फाइट करने का और मन था लेकिन तुमने कहा है इसलिए। लेकिन तभी डीनू लीज के पैर को पकड़ लेती है और वो लीज से बोल रही होती है क्या तुम और फाइट करना चाहती हो। लीज अब ग्रे से बोल रही होती है ग्रे तुम तो कमाल के हो, और डीनू थोड़ी देर पहले हिल भी नहीं पा रही थी, तो चलो ठीक है क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और ग्रे उस दरवाजे को बंद कर देता है। ग्रे सभी को बता रहा होता है लीज जब गुस्से में रहती है वो किसी की भी नहीं सुनती, वो सिर्फ अपनी मन की करती है, जिस पर कि स्वयं अब ग्रे से बोल रहा होता है हम तुम्हारी बात को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, और अगर डीनू ताकतवर होती है तो ये हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट सीन में स्वयं और ग्रे बैठे होते हैं जहाँ पर स्वयं ग्रे को बता रहा होता है व्हाइट वुल्फ 10 में बहुत सारे फैंटम दिखाई दिए हैं, उनका लेवल अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जो हंटर्स उनका पता लगाने गए थे उन फैंटम्स ने उन हंटर्स को मार दिया है, और अब चीजें हमारे सामने आ रही है। और अब ग्रे ये भी सोच रहा होता है मैंने तो सुना था कि उन सभी फैंटम्स ने एक ट्रेवलर पर हमला किया था, और अब समझ में आया कि एसोसिएशन के हेड ने मुझे क्यों बुलाया था, और ऐसे टाइम पर आर्क वहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि आर्क तो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही में वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है, और उसकी फाइटिंग स्किल्स मुझसे काफी ज्यादा कमाल की है। ऐसे टाइम पर आर्क को व्हाइट वुल्फ 10 में होना चाहिए, और अगर मैं इन सभी चीजों को आर्क पर छोड़ दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी स्वयं ग्रे से बोलता है मास्टर तुम इतने शांत क्यों हो गए, और आर्क के आने तक मुझे इन सभी को रोक कर रखना होगा। लेकिन तभी ग्रे के माइंड में एक आइडिया आता है, वो सोच रहा था और अगर मैं कार के पास ऑब्सिडियन ग्रेड को भेज दूं तो ये सभी जिम्मेदारी उस हेड के ऊपर आ जाएगी। और अब ग्रे स्वयं से बोलता है स्वयं अगर तुम ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो तुम्हारा खोज के बारे में क्या ख्याल है, और अगर तुम्हारे पास कार का है तो उसे बोल देना कि तुम अभी बिजी हो, तुम्हें बस इतना ही करना है। ऐसा बोलकर ग्रे वहाँ से चला जाता है, और अब स्वयं के साइड पर एक बंदा होता है जो कि स्वयं से बोलता है ग्रे इतना रिलैक्स कैसे रह सकता है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। और वैसे ग्रे के बाकी मेंबर्स तो रिसर्च पर जाते हैं लेकिन ये तो दिन भर अपने घर में रहता है, वैसे ये करता क्या है, जिस पर कि स्वयं उसे बता रहा होता है तुम्हें अभी उसके बारे में नहीं पता है, ये सभी उसके लिए आम चीजें हैं, तुम अभी नए हो धीरे से तुम्हें भी पता चल जाएगा, और यही उन ग्रीवर्स का काम है, साथ ही इस क्लिन का भी। तुम अभी नए हो तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम ग्रे के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करो, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रे एक मॉन्स्टर है, और उसके साथ साथ अपनी जान का भी ख्याल रखना, जिस पर ये बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम गार्क और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, और अब गार्क अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है व्हाइट वुल्फ 10 के आसपास कोई बदलाव नहीं हुआ है तो चीजें इतनी खराब कैसे हो गई, और वहाँ पर कुछ न कुछ तो चल रहा है, क्या ये हमारे दुश्मनों की प्लानिंग है, और ग्रे कहाँ पर है, क्या तुमने उसे इन्वेस्टिगेट किया। जिस पर कि असिस्टेंट बोलती है मैं उसे पूछने के लिए गई थी लेकिन वो अभी बिजी है, जिस पर कि गार्क उसे बताते हुए बोलता है मैं कल जाकर ग्रे से इसके बारे में बातचीत करूंगा, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मुझे पता है कि ग्रे को इसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा। असिस्टेंट बोलती है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो, जिस पर कि गार्क उसे बताता है एक ऐसा बंदा जो कि कभी भी ट्रेजर वर्ल्ड में नहीं गया, वो हाल फिलहाल में एक दिन के लिए ट्रेजर वर्ल्ड में गया था, और उसने वहाँ पर थोड़ी बहुत रिसर्च की, बस इतना ही काफी वहाँ के बारे में पता लगाने के लिए। और अब नेक्स्ट सीन में हम किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा बंदा बोल रहा होता है मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि अब हमारे पीछे एक हाई लेवल का हंटर पड़ चुका है, और इस जगह के बारे में तो भगवान को भी नहीं पता है। और अब हमारे कुछ लोग उस बूढ़े बंदे से बोल रहे होते हैं बहुत जल्द इस जगह के बारे में भी एसोसिएशन को पता चल जाएगा। ये बूढ़ा बंदा बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि वो बंदा इतना ज्यादा खतरनाक होगा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। और अभी बंदा उस बूढ़े बंदे से बोल रहा होता है हम अभी आकाशिक टावर की मैजिकल एनर्जी में है, और वो सभी हंटर इसके बारे में पता नहीं लगा पाएंगे, और उन्हें इस बारे में भी नहीं पता है कि एम्पेरियर कैपिटल की ब्रांच में मिस्टर मार्गस ने कितने ग्रेड पर काम किया है। ये बंदा बोलता है जब तक उन्हें इस चीज के बारे में पता नहीं चल जाता वो यहाँ से नहीं जाएंगे, और इस बंदे का नाम मार्गस है। और अब मार्गस बोल रहा होता है ये चीज जमीन के अंदर रहने वाली चीजों को डिस्टर्ब कर रही है, जिससे कि हम बहुत सारे नए ट्रेजर वर्ल्ड को खोल सकते हैं, और जैसा जैसे मैं अपनी रिसर्च में आगे बढ़ूंगा हम उतना ही सक्सेस होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम किसी भी जगह को ट्रेजर वर्ल्ड में चेंज कर सकेंगे। और अभी बंदा बोल रहा होता है हम ये दोबारा से शुरू करनी होगी, और वैसे सोफिया कहाँ पर है, क्या वो ट्रिप पर गई है, वो भी उस टाइम पर जब हमें उसकी जरूरत हो। जिस पर कि मार्कस बोलता है चिंता मत करो मैंने उसे ट्रिप पर भेजा था, लेकिन उसने मुझे कम्युनिकेशन स्टोन के जरिए कॉल किया था, वो यहाँ पर जल्दी वापस आने वाली है। मेरी फेवरेट स्टूडेंट सोफिया ब्लैक जो कि मेरी एक पार्टनर है, अगर वो यहाँ पर होती तो ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, और सोफिया के आने तक हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी को जुटाना होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हमें किसी और जगह का सीन दिखा देता है जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं, वहीं पर हम उसके पीछे स्लाइम मॉन्स्टर्स को देखते हैं। ग्रे बस खड़े रहकर इन सभी चीजों को देख रहा होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये बस ग्रे का एक बुरा सपना था। ग्रे अब जाग जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि सिट्री स्लाइम खतरनाक है, और वैसे भी ये मेरा एक बुरा सपना था। लेकिन तभी वहाँ पर लिज भी जाग जाती है। ग्रे उसे देखकर काफी ज्यादा शौक था तुम मेरे बिस्तर पर कब आई, और तभी मुझे गर्मी लग रही थी। और अब लिज उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, और अब लिज ग्रे से पूछती है क्या तुम आज फ्री हो क्या। इस वक्त ग्रे उसे बताता है तो फिर डीनू की ट्रेनिंग का क्या होगा। लिज उसे बताती है अगर मैं उसे कहूंगी तो वो मान जाएगी। ग्रे बोलता है तो फिर तुम्हारी ट्रेनिंग। लिज बोलती है आज छुट्टी है। ग्रे भी इस पर मान जाता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा। और लिज भी खुश होकर ग्रे के ऊपर कूद जाती
जाती है और हम नेक्स्ट सीन में कार की असिस्टेंट बोल रही होती है, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि हंटर एसोसिएशन के चीफ एक प्लेन का दौरा करेंगे, जिस पर गार्ड उसे बताता है अगर हम नहीं करेंगे तो मुसीबत का सॉल्यूशन कैसा निकलेगा। लेकिन तभी ग्रेवी लीज के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो कहीं पर घूमने जा रहे होते हैं और अब गार्ड बोलता है तो फिर ग्रे तुम यहाँ पर हो। इस पर लीज गुस्सा होकर गार्ड से बोल रही होती है ग्रे अभी बिजी है तो तुम ग्रे से दूर रहो। इस पर गार्ड लीज से बोलता है लीज तुम इतनी जल्दी वापस आ गई और वैसे मुझे पता है कि नाइट पैलेस लेवल 7 के ऊपर का ट्रेजर बर्ड है। गार्ड का लीज से बोलता है मैंने तुमसे कहा था अगर कोई ट्रेजर बर्ड लेवल 7 से ऊपर का है तो उसके बारे में तुरंत ही मुझे रिपोर्ट करना। इस पर लीज उसे काफी तक गुस्से में बोल रही होती है चुप रहो, तुम सभी लोग ग्रे के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट रहने लग गए हो, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। जिस पर गार्ड गुस्से में बोलता है तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो। जिस पर लीज बोलती है उसे फर्क नहीं पड़ता। लीज उसे बता रही होती है तुम हमारी डेट को खराब कर रहे हो। लीज उसके ऊपर अटैक कर देती है लेकिन गार्ड ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। गार्ड कब से बोल रहा होता है भले कुछ भी हो लेकिन बर्दाश्त करने की मेरी भी एक लिमिट है और अब दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं और अब लीज और गार्ड की फाइट शुरू हो जाती है। उसे फ्रेंड भी अपने मन में सोच रही होती है मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन अभी उसके पास ग्रे आता है और उसे बोलता है चलो हम कुछ ठंडा पीते हुए बातचीत करते हैं। नेक्स्ट में दोनों ऊपर बैठे होते हैं जहाँ पर असिस्टेंट ग्रे से बोल रही होती है तुम व्हाइट वुल्फ टेन में गए थे क्या तुमने वहाँ पर कुछ अजीब चीजें नोटिस की। जिस पर ग्रे उसे मना कर देता है। ग्रे बोलता है मुझे कोई भी बात अजीब नहीं लगी लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए किसी और चीज से परेशान हूँ। जिस पर असिस्टेंट बोलती है वो चीज क्या है, क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो। ग्रे उसे साफ साफ मना कर देता है मैं तुम उसके बारे में नहीं बता सकता। जिस पर असिस्टेंट बोलती है क्या वो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रे उसे बता रहा होता है क्या पता कौन हमारी बात सुन ले। जिस पर असिस्टेंट बोलती है मैं समझ गई और ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है माना कि स्लाइम को भागने दिया मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ग्रे बोलता है कि हम बतौर क्लेन किसी की मदद कर सकते हैं, मेरा मानना है कि तुम आर्क से इसके बारे में मदद मांगो, वो मना नहीं करेगा। वैसे हमें इस लड़की का नाम पर चल रहा है, इसका नाम है कायना। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है मैं कुछ नहीं कर पाया, इसमें मेरी गलती है कायना। नेक्स्ट में नीचे देखते हैं जाके हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहीं पर हम लीज और गार्ड को भी देखते हैं जिनकी बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। लीज अब गार्ड से बोल रही होती है तुम तो काफी कमजोर हो। अब गार्ड लीज के ऊपर अटैक कर रहा है लेकिन लीज उसके सिर पर आकर बैठ जाती है। वो गार्ड से बोल रही होती है अब तुम काफी कमजोर हो चुकी हो, क्या तुम वर्कआउट नहीं करते। हाँ वैसे भी तुम अब बूढ़े हो चुकी हो। जिस पर गार्ड गुस्सा हो जाता है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। वहीं पर हम ऊपर ग्रे और कायना को भी देखते हैं। ग्रे में बता रहा होता है गार्क बेल्जर जो कि ज़ेब्रोटिया एक्सप्लोरर एसोसिएशन के हेड है और कभी ये लेवल 7 के हंटर हुआ करते थे। लोग इन्हें वॉर डीमन निकनेम के नाम से भी जानते थे और लीज और गार्ड की काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। लेकिन अभी ग्रे ने रोकता है बोलता है आजकल इतना काफी है, वैसे हमारा डिस्कशन खत्म हो चुका है। गार्ड का ग्रे से बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से मैं रुक जाऊंगा। लेकिन हम लीज को देखते हैं जो कि ग्रे के पास आ चुकी है। वो ग्रे से बोल रही होती है वेलकम बैक ग्रे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। गार्ड भी उसकी इस स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शौक था और अब कायना गार्ड से बोल रही होती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। भाई अब गार्ड भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट दिन में बहुत सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर लूना आती है जो कि वहाँ की हालत देखकर काफी ज्यादा शौक वो बोल रही होती है ये सब क्या है। नेक्स्ट दिन में लेजर और ग्रे को देखते हैं। लेजर ग्रे से बोल रही होती है बढ़ती उम्र के साथ गार्ड कब कमजोर हो चुका है। ग्रे बोलता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे उस लेवल 7 के ट्रेजर का क्या हुआ। जिस पर लेजर से बताती है मेरी ये सभी ट्रिक लेवल 7 के ट्रेजर बोस के सामने काम नहीं करती। ग्रे बताता है क्योंकि वो एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है। जिस भी बोलती है वो अब तक का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर था। ग्रे भी अब लीज से बोल रहा होता है हम तुम्हारे स्टैंडर्ड का कंपैरिजन यहाँ पर किसी से नहीं कर सकते। ग्रे लीज से बोलता है कि हम उस बॉस का कंपैरिजन व्हाइट वुल्फ डेड के बॉस से कर सकते हैं। लीज बोलती है कि वहाँ पर कोई बॉस भी था और वो ग्रे से माफी मांगती है। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है उस गजरे के बारे में तो मैं बहुत पहले ही भूल गया था। और मेरी बाकी की टीम नाइट पैलेस में है, मुझे उम्मीद है कि वो बिना किसी इंजरी के वापिस आ जाएंगे। लेकिन अब लीज बोलती है ग्रे तुम परेशान लग रहे हो। ग्रे प्लेस से बोल रहा होता है अगर क्या हो कि ज़ेब्रोटिया बर्बाद हो जाए तो तुम क्या करोगी। जिस पर लीज उसे बताती है हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और किसी ट्रॉपिकल पैलेस में चलेंगे। मैंने कभी भी समुद्र नहीं देखा। इतने भी लीज अपना बैग ग्रे को दे देती है। हमने लीज ने एक बंदे को दबोच लिया होता है। ग्रे वहाँ पर आता है और वो लीज से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर लीज ग्रे को बताती है ये बंदा कब से हमारे ऊपर नजर रख रहा था। इस पर ग्रे बोलता है इसे जाने दो। ग्रे उस बंदे से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो बंदा वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अब लीज ग्रे से बोल रही होती है क्या तुमने उसे जानबूझकर यहाँ से जाने दिया, तुम्हें पता था कि मैं उसे चोट पहुंचा दूंगी। जिस पर ग्रे हाँ बोलता है। लेकिन मैं नेक्स्ट दिन में उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है उन्होंने मुझे जाने क्यों दिया या उन्होंने मुझे जानबूझकर छोड़ दिया और वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हूँ और मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। वो इधर लीज भी बोल रही होती है मुझे आइसक्रीम खाना है। नेक्स्ट सीन में हम काक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। काक बोल रहा होता है ये ग्रे भी ना हर बार वही बहाना बनाता है, मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। वैसे स्वेन तुमने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर खोज के लिए आए थे, क्या तुम व्हाइट वुल्फ डेन की खोज करना चाहोगे। जिस पर कि स्वेन भी हाँ बोलता है। नेक्स्ट दिन में हम उन्हें व्हाइट वुल्फ डेन में देखते हैं। उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। नेक्स्ट दिन में हम ग्रे और लीज को देखते हैं। लीज अब ग्रे से बोल रही होती है आज हमारी डेट है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। जिस पर कि ग्रे बोलता है मैं तुम्हें डेट नहीं कर रहा। वैसे ग्रे अपने मन में भी सोचता है ये इंपीरियल कैपिटल की सबसे खतरनाक जगह है, हम के दो बंदे उन पर नजर रख रहे होते हैं। ये बंदा बोलता है वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और ग्रे से पूछ रही होती है वैसे कि तुम यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हो क्या। जिस पर ग्रे बोलता है हाँ। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है जैसे
लेकिन मुझे ईवा ने बताया था यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं और सुनसान जगह में अक्सर ऐसा होता रहता है। और वैसा मैंने सुना है कि पास ही में एक नई आइसक्रीम की दुकान भी खुली है और ईवा का प्लान कमाल का है। एक तीर से दो निशाने, इस डेट के साथ साथ मैं अपनी खोज को भी जारी रख सकता हूँ। ग्रेप लिज से बोलता है चलो हम आइसक्रीम खाकर आते हैं। लिज भी इस पर काफी ज्यादा खुश होती है। हम लगते हैं एक बंदा उन पर नजर रख रहा होता है और ये वही बंदा है जिसे कि लिज ने पकड़ लिया था। ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है वो लोग यहाँ पर कैसे आए और पिछली बार उन्होंने मुझे जानबूझकर छोड़ा था। क्या ये उन्हीं की एक चाल है? और कोई इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये आइसक्रीम की शॉप हमारा एक रिसर्च सेंटर है। और ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है 1000 ट्रिक यहीं पर आने वाला है, उसके आने से पहले मुझे शॉप को बंद करना होगा। वो वहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सोफिया ब्लैक है। सोफिया बोलती है मैं वापस आ गई। नेक्स्ट में हम लिज और ग्रे को देखते हैं। लिज बोल रही होती है ये दुकान तो बंद है, जिस पर कि ग्रे भी उसे बता रहा होता है शायद आज छुट्टी होगी। जिस पर कि लिज बोलती है ऐसा नहीं है, थोड़ी देर पहले ये दुकान खुली थी। जिस पर कि ग्रे बोलता है सारे स्टाफ बिजी होगा और हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये मंदिर इस बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वही पर हम सोफिया ब्लैक को भी देखते हैं। नेक्स्ट में हम ग्रे को उसके रूम में देखते हैं जो कि बोल रहा होता है हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। इधर लिज भी बोल रही होती है हमें तो आइसक्रीम भी नहीं मिली। ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे वहाँ पर सिटर के स्लाइम का कोई भी नामो निशान नहीं मिला और मैंने उस स्लाइम को नहीं ढूंढा तो एम्पीरियल कैपिटल तबाह हो सकता है। और अब ग्रे लिज से पूछ रहा होता है वैसे क्या तुम्हें पता है कि सिट्री नाइट पैलेस से कब वापस आने वाली है? जिस पर लिज बोलती है अगर कुछ काम है तो मैं कर देती हूँ। जिस पर ग्रे उसे बताता है मुझे मैजिकल क्रीचर्स के बारे में कुछ जानना है। जिस पर लिज बोलती है ये काम सिट्री के बिना नहीं हो सकता। वैसे सिट्री बहुत सारा सामान लेकर नाइट पैलेस में गई थी तो उसे आने में टाइम तो लगेगा। ग्रे बोल रहा होता है वो जल्दी वापस आ जाएगी और वहाँ पर ईवा भी आ जाती है। और अब ईवा ग्रे से बोल रही होती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। व्हाइट वुल्फ डैन की खोज जल्दी शुरू होने वाली है लेकिन आर्क ने उसे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन स्वयं की टीम ने उसे तुरंत ज्वाइन कर लिया। जिस पर ग्रे उसे बताता है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिस पर ईवा उसे बताती है रेड कल शुरू हो जाएगी और बोल्ट की खोज के लिए हम वहाँ पर किसी स्पेशलिस्ट को भेजेंगे। और ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है वैसे मैं तो वहाँ पर नहीं जाने वाला तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ईवा उसे बोलती है क्या तुम परेशान हो? जिस पर ग्रे बोलता है नहीं वो सभी लोग खुद ब्रांड के मेंबर्स है तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिस पर लिज बोलती है तुमने सही कहा और अभी वो वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है आकाशिक टावर का जहाँ पर ये वही बंदा बोल रहा होता है उस डरावने 1000 ट्रिक ने हमें ढूंढ लिया और हमें क्या पता था कि वो सुनसान इलाके में हमें ढूंढते हुए पहुंच जाएगा। और आइसक्रीम शॉप छुपने के लिए एक बेस्ट जगह थी लेकिन फिर भी उसने हमें ढूंढ लिया और उसने हमें देखकर अनदेखा कर दिया। वैसे भी उसके दिमाग में चल क्या रहा है जिस पर दूसरा बंदा सभी को बता रहा होता है डरने की जरूरत नहीं है, उसे हमारे बारे में अभी अच्छे से नहीं पता है। और अब मार्कस सोफिया से पूछता है वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? सोफिया से बता दिए हम लड़ाई करते हैं। जिस पर ये बंदा सोफिया को बताता है उसका लेवल 8 है, वो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर सोफिया बोलती है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी फाइट कभी न कभी उससे जरूर होगी, क्यों ना फाइट अभी की जाए और इसी बहाने में अपने सिस्टम को भी चेक कर सकूंगी। और अगर हमने 1000 ट्रिक को मार भी दिया तो ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। इस पर मिस्टर मार्कस भी खुश होकर बोलता है तुमने सही कहा, जब से उस 1000 ट्रिक ने हमारे बारे में जानना शुरू किया है तब से ही हम काफी ज्यादा टेंशन में हैं, इसलिए हम हमारी अगली स्टेप को फॉलो नहीं कर सकते और अगर हम उसे मारते तो हमारा रास्ता ही क्लियर हो जाएगा। वैसे सोफिया तुम जो चाहो वो कर सकती हो। सोफिया बोलती है मास्टर मैगस आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट दिन में हम डीनो को देखते हैं जो कि नहाते हुए अपने मन में सोच ही होती है मेरी टीम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो लिज की बात कर रही होती है उसने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की लेकिन मेरे शरीर पर एक भी खरोच नहीं आई, शायद उसने मुझे सोने से पहले दवाई दे दी होगी। और हम नेक्स्ट दिन में डीनो एसोसिएशन के पास आ जाती है और वो बहुत सारी बग्गी को देखती है और उसके बाद वो एसोसिएशन के अंदर जाती है यहाँ पर उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। डीनू सोच रही थी ये सभी लोग यहाँ पर क्यों है। डीनू एक बंदे से पूछती है यहाँ पर चल क्या रहा है। ये बंदा डीनू को बताता है हम व्हाइट वुल्फ डैन की खोज के लिए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि मास्टर रूम में पहले यहाँ पर भेजेंगे। इस पर डीनू परेशान होने लगती है। ये बंदा डीनू से बोल रहा होता है लेवल 3 के ट्रेजर वर्ड के लिए उन्होंने यहाँ के टॉप 7 हंटर्स को बुलाया है, मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ लग रही है। और हम वहाँ पर एक लाल बालों वाली लड़की को भी देखते हैं जो कि देखने में सोफिया जैसी लग रही थी। ये बंदा बोलता है मुझे नहीं लगता ग्रे यहाँ पर आया है। डीनू बोलती है इतने सारे लोगों के साथ वो मुमकिन हो पाएगा। ये बंदा डीनू को बताता है ऑक्सीजन ग्रिड वो व्हाइट वुल्फ डैन में पहले ही जा चुका है और जाकर भी आर्क ग्रे की जगह नहीं ले सकता, ग्रे की जगह बस ग्रीवस ही ले सकते हैं। डीनू के अपने मन में सोच रही होती है उस इंसिडेंट के बाद से क्या व्हाइट वुल्फ डैन का लेवल बढ़ चुका है। लेकिन ग्रे और ईवा भी आ जाती है और ग्रे बोल रहा होता है वैसे इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों है, क्या यहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा है। जिस पर ईवा उसे बताती है कल मैंने जो आपसे बातचीत की थी उसी के लिए मैंने इन सभी को यहाँ पर बुलाया है और मैंने यहाँ पर हाई लेवल हंटर्स को ही बुलाया है। और अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है वैसे आर्क कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। अगर आर्क यहाँ पर होता मैं सभी चीजें आर्क के ऊपर डाल देता और इससे मैं काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता। और वैसे इतने सभी हंटर्स को पैसे कौन पे करेगा, क्या हमारे पास इतने पैसे भी है। अब ग्रे बोल रहा होता है हमें वहाँ पर इतने सारे लोगों को नहीं भेजना चाहिए, हम आधे लोगों को व्हाइट वुल्फ डैन में भेजेंगे। जिस पर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि आधे लोग और यहाँ पर तो आर्क भी नहीं है, जिस पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अब ग्रे सभी लोगों से बोल रहा होता है वैसे भी व्हाइट वुल्फ डैन एक लेवल 3 का ट्रेजर वर्ड तो हम वहाँ पर आधे लोगों को ही भेजेंगे। सभी लोग इस पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। मास्टर हम पर रहम कीजिए। और अभी ग्रे को बता रही होती है फंड की चिंता मत करो, एसोसिएशन से हमें काफी ज्यादा फंड मिला है। वही ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है अगर हमारे पास पैसों की दिक्कत नहीं है तो हम वहाँ पर सभी लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन मुझे अभी सिट्री का स्लाइम नहीं मिला है, क्या वो उसी व्हाइट वुल्फ डैन में है। और अब ग्रे
सभी को बताता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। हम वहाँ पर सभी लोगों को भेजेंगे। और अब लिज ग्रे उन सभी को बताते हुए बोल रही होती है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो इनमें से मैं एक को भी नहीं भेजती, मैं वहाँ पर खुद ही चली जाती। लिज बोलती है ग्रे मैंने सही कहा। जिस पर ग्रे भी हाँ बोलता है। ये लोग बोल रहे होते हैं ये तो ट्रिपल सेटो है। वो लोग सेटो से बोलते हैं ये हमारे लिए आसान नहीं होगा। इस पर लिज गुस्से में बोल रही होती है तुम्हें पता नहीं कि ग्रे कितना टेंशन में है, इसलिए तुम सभी लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अब लिज ग्रे के पास आती है और बोलती है मैं ये काम डीनू के साथ मिलकर करूंगी। इस पर ग्रे उसे साफ साफ मना कर देता है। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है अगर लिज डीनू के साथ गई तो मुझे पता है कि वहाँ पर क्या होगा। और अब ग्रे उन सभी लोगों से बोलता है यहाँ पर जो भी लोग हैं सभी व्हाइट वुल्फ 10 में जाएंगे। इसमें ये बात भी उन सभी को बताती है आप सभी को लीड करेंगे मिस्टर ग्रे आंद्रे। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। और अब ग्रे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ईबा से बोलता है। ग्रे बोलता है वहाँ पर स्वयं है तो मेरी क्या जरूरत है। इस पर ईबा उसे बताती है वो वहाँ पर पहले से मौजूद है। और अब ग्रे सभी को बताता है मुझे अभी एक जरूरी काम है, मैं उस काम को निपटा कर आपसे जल्द ही मिलूंगा। इस पर ईबा ही बोलती है मैं समझ गई। और अभी वो सभी को बता रही होती है निकलने का टाइम हो चुका है। नई फिल्म में हम स्वयं की टीम को देखते हैं जहाँ पर वो उन सभी फैंडम्स को मार रहे होते हैं। स्वयं अब बोल रहा होता है ये तो पक्का है फैंडम्स का लेवल अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। ये लड़की बोलती है मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा। स्वयं उसे बताते हुए बोलता है ये तो बस एक शुरुआत। नेक्स्ट में हम ग्रे लिज और ईबा को देखते हैं। लिज अब ग्रे से बोल रही होती है मैं वहाँ पर क्यों नहीं जा सकती। ग्रे फिर भी उसे मना करता है लेकिन लिज काफी ज्यादा जिद कर रही होती है। ग्रे उससे झूठ बोलते हुए बोलता है मेरे पास तुम्हारे कुछ और काम है। और अब ग्रे के पास एक बंदा आता है जो कि बोलता है क्या वहाँ पर हमें कुछ और चीजों की जरूरत होगी। इस पर ग्रे उसे सोचकर बताता है बस तुम्हें पक्का नहीं बता सकता लेकिन वहाँ पर स्लाइम से बच कर रहना। इस पर ये बंदा ग्रे से बोलता है वो तो व्हाइट वुल्फ 10 है वहाँ पर भला स्लाइम कैसे होंगे। ग्रे बोलता है फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। और अब बहुत सभी लोग भी व्हाइट वुल्फ 10 के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये बात मैंने बेवजह ही बोल दी, मुझे उल्टी आ रही है। और अब नेक्स्ट होता है आकाशिक टावर। यहाँ पर ये बंदा बोल रहा होता है मुझे विश्वास नहीं होता उसने हमारे लिए इतने सारे हंटर्स को भेजा है। और अब मैगस बोल रहा होता है ये माना मटेरियल डिवाइस ये मेरी सालों की मेहनत है और अगर कोई मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट में सफल होने से रोकेगा मागस उन सभी को ऑर्डर देता है कि हंटर्स को खत्म कर दो। जिस पर ये बंदा बोलता है लेकिन हमारा टारगेट तो 1000 ट्रिक है हमें उसे टारगेट करना चाहिए। जिस पर सोफिया बोलती है कोई दिक्कत नहीं हम सभी लोगों को खत्म कर देंगे। ये बंदा बोल रहा होता है अगर यहाँ पर ग्रीवर्स आ गए तो उनसे फाइट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जिस पर सोफिया बोलती है कोई दिक्कत नहीं हम सभी को खत्म कर देंगे। और वैसे मुझे पता है कि ग्रीविंग सोल्स की पूरी टीम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ग्रीविंग सोल्स के सिर्फ 3 ही मेंबर है 1000 ट्रिक ट्रिपल सेटो और वो अल्केमिस्ट ट्री। हमें बस इन तीनों से ही फाइट करनी है और इसी बहाने मैं अपने डिफेंस सिस्टम को भी चेक कर सकूंगी। जिसमें ये बंदा सोफिया से बोल रहा होता है वैसे तुम्हें इनके बारे में कैसे पता चला। जिसमें सोफिया बोलती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं किसी भी चीज को देखकर उसे ऑब्जर्व करती हूँ और जल्दी से अटैक की तैयारी करो। मागस भी बोल रहा होता है हमें स्ट्रीट स्मार्ट को संभालना है। जिसमें सोफिया बोलती है उसके बारे में चिंता मत करो मेरा डिफेंस सिस्टम उसके सारे मैजिक को ब्लॉक कर देगा। और अब सोफिया हम सभी को बता रही होती है और वैसे भी वो अल्केमिस्ट ट्री वो मेरी काफी बड़ी दुश्मन है मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। जब से उसे मिस्टर मागस की थीसिस के बारे में पता चला है वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ चुकी है और हम ट्री जैसी कोई भी इंसान को हमारी थीसिस के बारे में पता नहीं चलने दे सकते। इसलिए मिस्टर मागस मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करने के लिए ऑर्डर दीजिए। इस पर मागस यहाँ बोलता है और वो अपने सभी लोग को बता रहा होता है आज से तुम मेरे बराबर ही सोफिया की बातों को मानोगे। और अब नेक्स्ट होता है व्हाइट वुल्फ 10 का। यहाँ पर लड़की बोल रही होती है हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। सोहन बोलता है तुमने सही कहा। ये लड़की सोहन से बोल रही होती है हमें इस मिशन की जरूरत ही नहीं है। जिस पर सोहन उसे बताता है ये एसोसिएशन का ऑर्डर है हम इसे अनफॉलो नहीं कर सकते। जिस पर ये बंदा बोल रहा होता है मुझे लगता है कि मास्टर इस सारे रायते को समेटने में लगे हैं। सोहन बोलता है तुमने सही कहा लेकिन सोहन तुम इस चीज से अनजान हो तुम एक ना एक दिन 1000 ट्रिक को समझ जाओगे। लेकिन तभी सोहन को एक सिग्नल मिलता है वो हेनरिक को बताता है जल्दी से रेडी बजाओ वो सभी को बाहर निकालने का ऑर्डर दो। नई सीन में बहुत सभी लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये बंदा सोहन से बोल रहा होता है तुम बिना बजाई हमें वहाँ से बाहर ले आए। वहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी नहीं था और ऑक्सीजन ग्रेड से हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ स्लाइम है जो कि हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। और तुम किसी ऐसे इंसान की बात को कैसे मान सकते हो जो कि आराम से शहर में बैठा है और हम यहाँ पर हालात को देख रहे हैं लेकिन तुम फिर भी उसकी बात को मान रहे हो। सभी लोग 1000 ट्रिक के ऊपर हंस रहे होते हैं। और अब सोहन उसे बता रहा होता है हम व्हाइट वुल्फ 10 के कुछ ज्यादा ही अंदर चले गए थे मैं दर्द खाकर सिटी बजा दी। अगर यहाँ पर ग्रीविंग सोल्स के मेंबर होते तो मैं कभी भी सिटी नहीं बजाता। बस अब तुम्हें पता है कि लिज और ल्यूक को कमजोर लोग पसंद नहीं है और अगर यहाँ पर सेट्री होती तो वो तुम्हें पहले यहाँ से बाहर भेजती और सारे मामले को अकेले ही निपटाती। और सोहन से ये भी बताता है वैसे भी हमारी टीम में सभी हीलर्स है और हम यहाँ पर सभी को मरते हुए नहीं देख सकते। अगर तुम्हें मरना है तुम कहीं पर भी जा सकते हो। ये बंदा गुस्से में बोल रहा होता है तुम इस चीज पर विश्वास कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर स्लाइम हो गए, ये तो एक बेवकूफ वाली बात है। सोहन उस बंदे को ये भी बता रहा होता है एक बार ग्रे हमें फूलों वाली पार्टी में लेकर गया था उसने हमसे कहा था कि हथियार ले लो लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। ये बंदा बोल रहा होता है तुम अचानक से फूलों वाली पार्टी की बात क्यों कर रहे हो। सोहन उसे बता रहा होता है कि वो फूल वाली पार्टी आज के टाइम पे एक ट्रेजर बर्ड बन चुकी है। इस वक्त ये मेरा काफी ज्यादा शौक होता है। सोहन उसे ये भी बता रहा होता है कि तुमने अपनी आंखों के सामने ट्रेजर बर्ड खुलते हुए देखा है। हम वहाँ पर काफी ज्यादा मजे कर रहे थे लेकिन हमें पता नहीं था कि हेल अर्थ पर आने वाला है। इस वक्त ये बंदा भी काफी ज्यादा शौक होता है। सोहन उसे बता रहा होता है कि 1000 ग्रेड फ्यूचर देख सकता है। वो तुम्हें पता नहीं है कि हमने कम्युनिकेशन स्टोन क्यों लिया। इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा महंगी है लेकिन इसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत थी जो कि सिग्नल्स को भेजने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट में हम ग्रे और लीज को देखते हैं। लीज अब ग्रे से बोल रही होती है हम वहाँ पर कब जाएंगे और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और पहले मैंने अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया था लेकिन अब मैं
अपने फुल पोटेंशियल का यूज करूंगी। वहीं पर हम डीनू को भी देखते हैं। ग्रेव अपने मन में सोच रहा होता है खोज खत्म होने से पहले मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। ग्रेव अब लिज को बता रहा होता है वहाँ पर जाने का ये सही टाइम नहीं है। लिज बोलती है लेकिन क्यों? लेकिन वहाँ पर कोई आता है। हम वापस सेट्री स्मार्ट को देखते हैं और अब सेट्री बोलती है मैं वापस आ गई। ग्रे भी बोलता है वेलकम बैक सेट्री। लिज बोलती है तुम सही टाइम पर आई हो। और अब सेट्री ग्रे को बता रही होती है मुझे पता लगा कि तुम किसी खोज पर जाने वाले हो। वो जगह काफी खतरनाक है, इसलिए हमें उसे जल्दी ही खत्म करना होगा। और मुझे ये भी पता चला कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं वापस आ गई। और अब लिज सेट्री से बोल रही होती है तुम यहाँ पर अकेले आई हो, जिसमें कि सेट्री उसे बताती है ये सवाल मुझसे कौन पूछ रहा है, जो कि खुद आज ट्रेजर वर्ड को छोड़कर यहाँ पर वापस आ गया। ऐसे में सेट्री और ग्रे बातचीत कर रहे होते हैं। वही हम डीनू लिज को बाहर देखते हैं और लिज अंदर की बातों को सुनने की कोशिश कर रही होती है। और अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखा दे रहा हो रहा है, जहाँ पर हम छोटी सेट्री और छोटे ग्रे को देखते हैं। और अब सेट्री ग्रे से बोल रही होती है मैं वो करना चाहती हूँ जो कि लोग करने की नहीं सोचते। यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैं फाइट में काफी ज्यादा कमजोर हूँ। जिसमें ग्रे उसे बताता है तो फिर तुम वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले, तुम एक अल्केमिस्ट बन सकती हो। और अब प्रेजेंट में सेट्री ग्रे से बोल रही होती है सेट्री का स्लाइम मौसम को बदल सकता है, लेकिन फिर भी एक फेल प्रोडक्ट है। जो ग्रे बोलता है फेल प्रोडक्ट। सेट्री उसे बताती है चिंता मत करो, इस प्रोडक्ट से तुम पर और मुझ पर अटैक नहीं होंगे। और अब ग्रे बोलता है ठीक है, कम से कम इससे हम सेफ तो रहेंगे। फिर ग्रे सोचता है क्या सिर्फ हम दोनों? और सेट्री ये भी बोल रही होती है तुम्हारा कहने का मतलब है कि स्लाइम तुम्हारे कमरे से कहीं पर खो गया है, क्या वो उस कैप्सूल की सील खोलकर यहाँ से भाग तो नहीं गया है? वो ग्रे के रूम को चेक कर रही होती है। अब वो ग्रे के बाथरूम में जाती है। सेट्री उसे बता रही होती है शायद वो नल के रास्ते यहाँ से भाग गया है, लेकिन ग्रे तुम चिंता मत करो। भाई अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है एम्पेरियल कैपिटल को तबाह करने वाला एक स्लाइम जो कि मेरे कमरे में घूम रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। सेट्री उसे बताती है इसकी चिंता मत करो, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। और हमने एक सीन होता है व्हाइटफुल डैन के बाहर का, जब पर स्वयं अपने काम को कर रहा होता है। वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बोलता है क्या तुम्हें कुछ मिला? स्वयं बोलता है अभी तो कुछ भी नहीं, और यहाँ पर कोई है जो कि लीडरशिप को संभाल सकता है। अगर सभी लोग अपने हिसाब से भी काम करें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा बोलता है वैसे क्या ग्रे यहाँ पर आने वाला है? और स्वयं बोल रहा होता है और यहाँ पर ग्रे नहीं है तो यहाँ पर लेस को आना चाहिए था, और यहाँ पर ट्रिपल सेटो होती तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन ग्रे ने बताया कि वो डीनू और लेस को लेकर किसी और काम को निपटाने के लिए गया है। और स्वयं बोलता है सभी लोग यहाँ पर आओ, हमें प्लान डिस्कस करना है। और अब स्वयं सभी से बोल रहा होता है क्या तुमने आज से पहले कभी स्लाइम को मारा है? सभी लोग इस पर शौक होते हुए मना बोल देते हैं। स्वयं बोलता है क्या तुम स्लाइम को मारने के लिए यहाँ पर हथियार लाए हो? सभी लोग अपने अलग अलग हथियार को बताने लगते हैं, उन्हें तो हम ऐसे ही मार देंगे। और अभी बंदा स्वयं से बोल रहा होता है इनकी नजर में स्लाइम एक छोटा सा मॉन्स्टर है जिसे कोई अपने पैरों से भी कुछ चल सकता है। स्वयं बोलता है तुमने सही कहा। स्वयं बोल रहा होता है इस बंदे की बातों को छुपाने की आदत कभी भी खत्म नहीं होगी, और ये हमेशा ऐसा क्यों करता है? और अभी बंदा स्वयं से बोलता है उसने कहा था कि स्लाइम से फाइट करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर दूसरा बंदा अब इन दोनों से बोल रहा होता है चलो हमारे निकलने का टाइम हो गया, और अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो स्लाइम से हम फाइट कर लेंगे। जिस पर स्वयं बोलता है क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? तुम चाहो तो मर सकते हो। और अभी बंदा गुस्सा होकर सभी लोगों से बोल रहा होता है तुम उस बंदे की बात मान रहे हो जो कि यहाँ पर आया भी नहीं है, तुम सभी लोग पागल हो। ऐसा बोलकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी एक लड़की बोलती है क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? मैं नाम डालिया है और मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। स्वयं बोलता है क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? लेकिन मुझे लगा था कि सेट्री के अलावा यहाँ पर कोई भी एल्केमिस्ट नहीं है। डालिया मुझे बता रही होती है मैं सेट्री की स्टूडेंट हूँ, हम दोनों मिलकर स्लाइम पर रिसर्च करते हैं। स्वयं से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि स्लाइम को कैसे मारा जाए? जिसमें डालिया से बताती है सेट्री के साथ मिलकर मैंने यह दवाई बनाई है और इसकी वजह से हम स्लाइम को मार सकते हैं। स्वयं भी खुश होता है। नेक्स्ट सीन होता है आकाशिक टावर का, जहाँ पर मिस्टर मार्कस बोल रहा होता है अब टाइम आ चुका है। तो भी उन्हें कम्युनिकेशन स्टोन के जरिए बता रही होती है टाइम आ चुका है, हमारे सामने मुश्किल से 100 लोग हैं, इनमें से कुछ एलाइट हंटर है और कुछ हीलर भी, और बाकी की चीजें प्लान के मुताबिक होगी। नेक्स्ट में स्वयं सभी को बता रहा होता है अब हम व्हाइटवुड डैन के अंदर जाने वाले हैं, तो सभी लोग को अलर्ट रहना होगा, और अलर्ट करने के लिए सभी लोग सीटी बजाए। तो उन्हें काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है कि चलो वो हमारे मास्टर को बताते हैं कि हम क्या चाहिए। सभी लोग इस पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और अब सभी लोग व्हाइटवुड डैन के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन होता है शाम का, जहाँ पर सभी लोग व्हाइटवुड डैन से बाहर आ चुके थे, जहाँ पर स्वयं व्हाइटवुड डैन के मैप को देखते हुए बता रहा होता है हमें वहाँ पर कुछ ज्यादा खास मॉन्स्टर देखने को नहीं मिले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीलर्स हंटर्स को हील कर रहे होते हैं, और अपना भी उसे बोल रही होती है अगर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तो स्वयं मरता है तो भी हमारी किस्मत अच्छी है। और अब भाई बंदा दोबारा से चिल्लाकर बोल रहा होता है अगर तुम ये सब चीजें नहीं कर रहे तो हम यहाँ की खोज कर चुके होते हैं, और तुम उस मास्टर पर भरोसा करे हो जो कि यहाँ पर आया भी नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। ये बंदा बोलता है कहाँ पर जा रहे हो? इस पर दूसरा बंदा बोलता है तुम्हें क्या करना? नरसिंह हम इस बंदे को देखते हैं जो कि जंगल में जा रहा होता है, और अब शाम भी हो चुकी है। वो अपने मन में सोच रहा होता है ग्रीविंग सोल और ये सभी बाकी की टीम बेवकूफ है, और यहाँ पर हमें कैसा स्लाइम दिखाई देगा? सभी के सभी लोग बेवकूफ है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो बोल रहा होता है ये एक वुल्फ नाइट है, और उनमें कुछ बंदों की आवाज आती है जो कि बोल रहे होते हैं क्या ये करना सही होगा? जिस पर दूसरा बंदा बोलता है ये हमारा मास्टर का फैसला है और हमें उस सोफिया के ऑर्डर को मानना होगा। वो औरत बिल्कुल ही पागल है, जिसे कि एक मैजिक भी नहीं आता, हमें उसके ऑर्डर को मानना पड़ रहा है। भाई ये बंदा भी उन दोनों की बंदों की बातों को सुन रहा होता है, और अब वो दोनों बोल रहे होते हैं हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। लेकिन तभी उनके पीछे से कुछ आवाज आती है। वो बंदा इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बंदे ने उसके अटैक को टॉर्च कर लिया होता है। बोल रहा होता है मैं हंटर हूँ। ये हंटर उन्हें लात मारकर दूर फेंक देता है। दूसरा बंदा अपनी फायर से इस हंटर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उस फायर को टॉर्च कर लेता है और वो उसे भी लात मारकर दूर फेंक देता है। इन हंटर नोटिस करता है मेरा हाथ जल चुका है, और अभी हंटर दूसरे बंदे को पकड़ लेता है और उसे अपने मुक्के से मार रहा होता है। ये बंदा बोलता है तुम यहाँ पर कैसे आए? हंटर बोलता है ये सब मेरा
हमारा प्लान है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या यहाँ पर 1000 ट्रिक नहीं आया है। इन में हम दूसरे बंदे को देखते हैं, इसके हाथ में एक बड़ा सा इंजेक्शन होता है। ये बंदा बोलता है जल्दी करो, और ये उस इंजेक्शन को उस वुल्फ नाइट की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। ये दोनों काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और हम देखते हैं बबुल अब हलचल करने लगता है। ये अंडर बोल रहा होता है ये सब क्या है। ये बंदा उसे बता रहा होता है हमने इस वुल्फ को जबरदस्ती एक शैतान में चेंज किया है, और देखते हैं इससे ज्यादा माना कौन कंज्यूम करता है। देखते हैं बबुल एक स्लाइम में कन्वर्ट हो जाता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही जोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन होता है गेम का, जहाँ पर सोहन बोल रहा होता है ये आवाज कैसी थी, और अब सोहन ने भी अपने सभी हंटर्स को बाहर बुला लिया होता है। सोहन पूछ रहा है वैसे गेन कहाँ पर है। दूसरा बंदा बताता है गेन अभी तक वापस नहीं आया। दूसरे हम गेन को देखते हैं जो कि जंगल से भागते हुए बाहर आता है और बोलता है 1000 ट्रिक सही था, वो एक स्लाइम है। इस वजह सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर वो बड़ा सा स्लाइम भी आ जाता है। तान्या बोल रही होती है मैंने आज तक ऐसा स्लाइम नहीं देखा, और अब सोहन भी अपने गैरों से स्लाइम के ऊपर अटैक करता है। सभी लोग उस स्लाइम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो अब सोहन बोलता है हेनरी जाकर जल्दी गेन की हेल्प करो, और अब हेनरी गेन को हील कर रहा होता है। सोहन भी वहाँ पर आता है और पूछता है वहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर गेन उसे बताता है वहाँ पर उन्होंने एक बुल्फ को एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया और वो स्लाइम में चेंज हो गया। 1000 ट्रिक सही था, और अब सोहन उस स्लाइम पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उस स्लाइम के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आया होता है। सोहन बोल रहा होता है हमारे फिजिकल और मैजिकल अटैक इस पर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा बंदा आता है और बोल रहा है अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सोहन उन सभी को बताता है हमें इसे दूरी बनाकर रखनी होगी, इसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है और हमें आखिरी दम तक फाइट करनी है। सोहन अब तान्या के पास आता है और उससे वो रेलिंग ले लेता है। तान्या उसे बता रही होती है इस रेलिंग को छूते ही वो स्लाइम खत्म हो जाएगा, और अब सोहन उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुला रहा होता है। वो मॉन्स्टर भी सोहन की तरफ ही जा रहा होता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सोहन उसके अटैक से बचते हुए उस रेलिंग को उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर अब वहीं पर खत्म हो जाता है। और अब सोहन भी काफी ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है मुझे पता था कि ये एक स्लाइम नहीं है, ग्रे तुम एक बेवकूफ हो और तुम ग्रीवस की पावर का ऐसा यूज नहीं कर सकते, और तुमने हमारी जान को भी खतरे में डाला है। लेकिन तभी सोहन के पीछे से आवाज आती है और वो लड़की बोलती है ये एक मैजिकल बैरियर है। सोहन अब अपने पीछे सिस्टर को देखता है। सोहन से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे है, जिस पर सिस्टर उसे बताती है मुझे यहाँ पर ग्रे ने भेजा है तुम सभी की मदद करने के लिए, और अब सिस्टर उन्हें बता रही है यहाँ पर एक मैजिकल बैरियर है और ये जो स्लाइम है हमारे फिजिकल और मैजिकल अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। वो यहाँ तक कि ऐसा मॉन्स्टर लेवल 8 के ट्रेजर वर्ल्ड में भी नहीं है, और इसे स्लाइम मटेरियल और मैजिक से बनाया गया है, इसलिए हमारा कोई भी मैजिक और फिजिकल अटैक इस पर काम नहीं करते। और अब सिस्टर उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है। सोहन से बता रहा होता है सिस्टर तुम कहाँ पर जा रही हो। वो मॉन्स्टर सिस्टर के ऊपर अटैक करता है। सिस्टर उसके सभी अटैक को डॉज कर रही होती है। सिस्टर अब अपने मन में सोच रही होती है ये मॉन्स्टर मुझे खाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा माना कंज्यूम कर रही हूँ। और अब सिस्टर अपना एक गैजेट उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है और वो सोहन से बोलती है अब अटैक करो। सोहन अब उसके ऊपर अपने एरो से अटैक करता है, जैसे कि वो रेलिंग के साथ साथ वो मॉन्स्टर भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और अब सोहन सिस्टर से पूछता है वैसे वो क्या था, जिस पर कि सिस्टर उसे बताती है वो एंटी माना मटेरियल था। लेकिन अभी हमें एक बंदे की आवाज आती है। वो बंदा बोलता है यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। हम वहाँ पर एसोसिएशन की चीफ कार को देखते हैं और अब नेक्स्ट सीन होता है आकाशिक टावर का, जहाँ पर मैकस बोल रहा होता है उन्होंने उस बड़े से मॉन्स्टर को बहुत ही आराम से खत्म कर दिया, और सोफिया ने हमसे सही कहा था सिस्टर स्मार्ट वो असल में एक जीनियस है, उसने इस मॉन्स्टर को मारने का तरीका भी खोज लिया। नेक्स्ट सीन होता है उसी कैंप का, जहाँ पर हम सभी लोगों को देखते हैं कुछ गार्ड बोल रहे होते हैं एसोसिएशन ने मिस्टर मार्कस को बहुत टाइम पहले ही बैन कर दिया था। उन्हें बताती है मुझे पता था कि आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने अकेले ही मास्टर मैगस का पीछा किया, और ये फैंटम उस बड़े से एक्सपेरिमेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और अब तान्या सिस्टर से बोलती है वैसे आपका कहने का मतलब यह है कि जमीन के अंदर कुछ डिवाइस है जो कि इन सभी को कंट्रोल कर रहा है, जिस पर सिस्टर उन्हें बताती है हाँ तुमने सही कहा, और इस डिवाइस को बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। और वो सभी लोग फाइट की पहले से ही तैयारी कर रहे थे, और उस मॉन्स्टर को कहीं ना कहीं से पावर सोर्स मिल रहा था। लेकिन अभी एक लड़की सिस्टर से बोलती है क्या तुम्हारे पास और ज्यादा एंटी माना मटेरियल है, जिस पर सिस्टर उन्हें बताती है कि नहीं मेरे पास बस एक ही था, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर उसकी जरूरत होगी। जिस पर सोहन बोलता है क्या तुम्हें ग्रे ने नहीं बताया, जिस पर सिस्टर बोलती है नहीं। सोहन भी बोल रहा होता है ये लड़का भी ना सिस्टर उन सभी को बताती है हमारे पास जीतने का अच्छा मौका है, भले यहाँ मेरे पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। नेक्स्ट सीन में सोहन अपनी तलवार को साफ कर रहा होता है, वहाँ पर वही बंदा आता है बोलता है सिस्टर तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, जिस पर सोहन उसे बताता है तुमने सही कहा लेकिन उसे अपने आप पर काबू मत करने देना, और वो अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और जैसे कि मुझे पता है कि बाकी ग्रीवर की तरह सिस्टर भी एक मॉन्स्टर है, उसे अपने ऊपर काबू करने मत देना। नेक्स्ट सीन में हम ग्रे लिज और टीनू को देखते हैं, यहाँ पर लिज ग्रे से बोल रही होती है प्लीज मुझे भी वहाँ पर जाने दो क्योंकि सिस्टर काफी ज्यादा कमजोर है, वो फाइट नहीं कर सकती, वो वहाँ पर मारी जाएगी। लेकिन ग्रे उसे साफ साफ मना करे, लिज वहीं पर रोना शुरू कर देती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है आकाशिक टावर का, जहाँ पर ये बंदा बोल रहा होता है सोफिया का ऑर्डर है हमें सतानी फैंडम्स को एक एक करके भेजना होगा, जिस पर कि दूसरा बंदा बोल रहा होता है बोरस सोच क्या रही है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हंटर्स हमें सीधे ही हरा देंगे, और वैसे भी बोरस पागल है और वैसे भी वो एक रिसर्चर है, उसे असली लड़ाई की समझ नहीं है। और सोफिया कहाँ पर है, उसे जल्दी यहाँ पर बुलाओ। दूसरा बंदा उसे बता रहा होता है वो अभी यहाँ पर नहीं है और हमारा कम्युनिकेशन स्टोन भी काम नहीं कर रहा है, जिस पर दूसरा बंदा बोलता है क्या हमारी फाइट 1000 ट्रिक के साथ है और वो ऐसे मौके पर कहाँ गायब हो गई, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी हार पक्की है। जिस पर दूसरा बंदा ऐसे बता रहा होता है हमारे लिए मास्टर का मिशन इंपॉर्टेंट है, हमें उस औरत पर ध्यान नहीं देना है। जिस पर ये बंदा बोलता है तुमने सही कहा, ये
ये बंदा सभी को ऑर्डर देता है कि सभी बंडम को एक साथ छोड़ दो और सोफिया मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली फाइट कैसे होती है। नेक्स्ट होता है वाइट बल्ब 10 के बाहर का, जहाँ पर हम एक कैंप में देखते हैं। तो है ना बोल रहा था क्या यही वो दोनों हैं जिसने स्लाइम जैसा मॉन्स्टर बनाया था। काक बोल रहा होता है बस एक इंजेक्शन से। और सेट्री उन दोनों बंदे से बोल रही होती है मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगी, क्या तुम्हारा मास्टर मिस्टर मैगस है और वो अभी इस टाइम पर कहाँ पर है। जिस पर दोनों बंदे बोल रहे होते हैं अगर तुम हमें मार भी दो तो भी हम नहीं बताएंगे। और सेट्री उन सभी को बताती है अच्छा तुम डॉक्टर कोकलियस के चेले हो और तुम आकाशिक टावर से हो। वैसे तुम्हें पता नहीं है मैं आकाशिक टावर के पीछे बहुत टाइम से पड़ी हूँ और मैं जल्दी मास्टर मैगस को भी पकड़ने वाली हूँ। लेकिन वो लोग इस चीज के बारे में नहीं बता रहे होते हैं। जिस वजह सेट्री स्मार्ट बोलती है ये कलरफुल पानी तुम्हारी जुबान खोलने में मदद करेगा। जिस वजह ये बंदे अब सेट्री से बोल रहे होते हैं ये किस तरीके का केमिकल है और उसके इफेक्ट के बारे में हमें नहीं पता है और ये सभी एक बड़े क्रिमिनल है, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है हमें वो चाहिए। और अब काक भी सेट्री से बोलता है ये सभी लोग क्रिमिनल है, हमें इनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, हमें इनका ब्रेन वॉश नहीं करना है। लेकिन अभी सेट्री उस कलरफुल पानी को पी जाती है। सभी लोग इस पर काफी ज्यादा शौक होते हैं लेकिन सेट्री को कुछ भी नहीं होता। लेकिन उन्हें बाहर से किसी और की आवाज आती है। वो सभी लोग बाहर आकर देखते हैं जहाँ पर उनके सामने एक बड़ा सा स्लाइम होता है। और अब स्वयं भी सेट्री से बोल रहा होता है तुमने सही कहा था यहाँ पर और भी स्लाइम है और क्या हम इनका सामना कर भी पाएंगे। इस वजह सेट्री से बताती है इन सभी स्लाइम के आसपास एक मैजिकल बैरियर होता है, हमें बस उस बैरियर का पता लगाना है। और अब सेट्री उन सभी हंटर्स को ऑर्डर देती है जाओ और अपने सिल से इस मॉन्स्टर को रोको। वो सभी लोग उस मॉन्स्टर को रोक रहे होते हैं लेकिन उस मॉन्स्टर के एक अटैक से वो हंटर बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और अब सभी मैजिशियन उस फैंटम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन वो फैंटम काफी ज्यादा फुर्तीला होता है, वो उनके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और अब सेट्री भी अपने मन में सोच रही होती है इसका स्ट्रक्चर पहले वाले से बिल्कुल ही अलग है, इसे किसी और टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। जिस पर काग अब सेट्री से बोल रहा होता है क्या हमें इसकी माना खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। सेट्री उसे बताते हैं नहीं ये 1 घंटे तक ऐसे ही रहेगा। और अब सेट्री अपने मन में सोच रही होती है कि हम इसकी एक ही पार्ट पर बार बार मैजिक से अटैक करें तो क्या हम इसके वीक पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। लेकिन नहीं ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और फैंटम आ जाता है और अब स्वयं सेट्री को बता रहा होता है सेट्री हमें पीछे हटना चाहिए, हमारे सभी लोग थके हुए हैं। काग भी बोल रहा होता है हमें बाहर से मदद बुलानी चाहिए। इस वक्त सेट्री भी सोचते हुए बोलती है ये जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आकाशिक टावर में इतने बेवकूफ लोग भी हो गए। इस पर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं और अब सेट्री सभी लोगों को पीछे बुला लेती है। वहीं पर हम उन दोनों फैंटम को भी देखते हैं जो कि अब एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सेट्री बोल रही होती है जैसे कि मैंने सोचा था ये फैंटम हंटर्स पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अपनी माना एनर्जी दोबारा से भरनी होगी। और अब स्वयं बोल रहा होता है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो भी फैंटम है वो माना मटेरियल का ढेर है। और वहाँ पर एक और फैंटम आ जाता है जो कि उन दोनों स्लाइम पर अटैक कर देता है। ऐसा करते करते वहाँ पर बहुत सारे फैंटम आ जाते हैं जो कि एक दूसरे से ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। स्वयं भी बोल रहा होता है हमारी किस्मत अच्छी है। वही तानिया भी बोल रही होती है उन्होंने इन्हें एक एक करके क्यों नहीं भेजा। वही ये दोनों बंदे भी बोल रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये वरना तानिया को देखकर काफी ज्यादा शौक था। और अब नेक्स्ट हो रहा है आकाशिक टावर का जब उन्होंने बोल रहा होता है मिस्टर ब्लेक तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी, तुम उन सभी फैंटम को एक साथ कैसे छोड़ सकते हो। और अब हमारे सब माना पोषण भी खत्म हो चुके हैं। और अब सोफिया भी उन्हें कम्युनिकेशन स्टोन के जरिए बता रही होती है मिस्टर ब्लेक तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा था, क्या मैं इतनी बेवकूफ हो चुकी बिना समझे ऑर्डर दूंगी और तुम्हारी वजह से हमारे सारे पोषण खत्म हो चुके हैं और अभी फाइट बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। जिस पर डॉक्टर मैगस बोलता है हमारी पावर बस इतनी ही नहीं है, अब हमें क्या करना होगा। जिस पर सोफिया उन्हें बताती है फिलहाल के लिए हमें शांत रहना होगा। ये हाल फिलहाल में मुझे पता चला है कि ड्रेस स्मार्ट ने इस टीम को ज्वाइन किया है और मुझे ये भी पता चला है कि लेवल 7 हंटर मिस्टर काग ने भी इस टीम को ज्वाइन कर लिया है। जिस पर सभी लोग बोल रहे होते हैं वो तो ब्रांच मैनेजर है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और सेट्री उन्हें ये भी बता रही होती है कि हमारी टीम के बाकी मेंबर उनके कब्जे में है, हमें पता नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं और हमें सोच समझ के अपना अगला कदम रखना होगा और क्या पता हमारे साथी कब अपना मुंह खोल दे। जिस पर फ्लेक उन्हें बता रहा होता है वो मास्टर के वफादार है, वो ऐसा नहीं करेंगे। जिस पर सोफिया बोल रही होती है मुझे पता है सेट्री बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो किसी न किसी तरीके से उनका मुंह खुलवा ही लेगी और हमारे बेस का पता चल जाएगा और ऐसा होने से पहले ही हम हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर का यूज करेंगे। वो सभी लोग उसे फाइट कर रहे होंगे और तभी इस मौके का फायदा उठाकर तुम सभी हंटर्स को खत्म कर देना। और मास्टर ऑगस्ट भी बोल रहा होता है लेकिन हमारा मॉन्स्टर बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उसे संभालने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए। जिस पर सोफिया फ्लिक से बोल रही होती है मिस्टर फ्लिक अब तुम्हें अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है, ये कमांड मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जिस पर फ्लिक भी बोलता है हमें समझ गया। फ्लिक अपने मास्टर से बोल रहा होता है मैं उनमें से एक भी हंटर को नहीं छोड़ूंगा। और अब नेक्स्ट होता है व्हाइट बुल्ब 10 के बाहर का, वही पर हम सेट्री को भी देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। वही अपनानिया भी अपने मन में सोच रही होती है सेट्री असल में भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जैसे कि मुझे पता है कि उसे एक प्रोटेजी माना जाता है, वो बाकी से भी हंटर से बिल्कुल ही अलग है, एक एल्केमिस्ट और वो बहुत ही ज्यादा जीनियस है। और उसने
कभी भी हार नहीं मानी। उसने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए जोखिम पे जोखिम उठाया और वो हर सिचुएशन में काफी ज्यादा शांत रहती है। और शायद मुझे उससे जलन हो रही है क्योंकि मैं उसके जैसी नहीं बन सकती। और तान्या अपने कैंप में जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर स्वयं भी आ जाता है। स्वयं अब तान्या से बोल रहा होता है, तुम आज काफी ज्यादा परेशान लग रही हो। तान्या बोलती है ऐसा नहीं है। स्वयं बोलता है मुझे पता है क्योंकि तुम्हारा रेलिंग वहाँ पर काम नहीं किया और मैं अक्षय से और भी ज्यादा परेशान हूँ। एंट्री में बार बार चीजें बताना भूल क्यों जाता है। इस स्लाइम जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर एक स्लाइम नहीं है और मैं उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हूँ। स्वयं उसे बता रहा होता है ये दोनों क्रिमिनल हमें बहुत ऐसे घूरे हैं। तान्या बोलती इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। और अब स्वयं से बोलता है शायद तुम्हारी लंबी बाल इन्हें काफी ज्यादा पसंद आ गए हैं। ऐसा कहकर स्वयं वहाँ से चला जाता है। वो दोनों अभी भी तान्या को घूर रहे होते हैं। नेक्स्ट दिन में कार ऑब्सेट्री से बोल रहा होता है अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालो और इस बार हम हमारे प्लान में सफल जरूर होंगे। और हमें पता है कि सामने आकाशिक टावर के लोग हैं और एसोसिएशन इसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगी। हमें डॉक्टर मार्कस को ढूंढना होगा और कुछ ऐसे भी चांस है कि हमें इस जंग से पीछे हटना पड़ जाए। जिस पर सेट्री भी उसे बताती है मुझे पता चल चुका है कि डॉक्टर मार्कस कहाँ पर है। काफी पर काफी ज्यादा शौक था। नेक्स्ट में सेट्री सभी लोगों को बता रही होती है जैसे कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे कि माना मटेरियल और उसकी डेंसिटी और अगर हम इसके बारे में ध्यान से देखें जितने भी फैंटम आए वो बेस्ट से आए हैं। और सेट्री ने एक मैप भी बनाया था। सेट्री अब उन सभी को बता रही होती है इसी जगह के आसपास हमें डॉक्टर मेगस का अड्डा मिलेगा। सभी लोग सेट्री की कैलकुलेशन पर काफी ज्यादा शौक थे। और सेट्री ने ये भी बता रही होती है डॉक्टर कोकलियर के भागने से पहले हमें उसे पकड़ना होगा। और वैसे मैंने सही कहा डॉक्टर कोकलियर के स्टूडेंट जो कि दोनों बंदे भी बोल रहे होते हैं ये बिल्कुल ही गलत है। डॉक्टर कोकलियर वहाँ पर नहीं है। सेट्री बोलती है अब तो यही सही जगह है। सेट्री ने बता रही होती है हमें आज ही उन पर अटैक करना होगा। और अब वो लोग भी चिल्लाकर बोल रहे होते हैं 100% मास्टर वहाँ पर नहीं है। और सोफिया ये रास्ते खोलो हमें यहाँ से भागना है। इस बार की बहुत सभी लोग भी बोल रहे होते हैं वैसे सोफिया कौन है क्या तुम उसके बारे में जानते हो। जिस बार की सेट्री से बता रही होती है मुझे पता है वो डॉक्टर कोकलियर की स्टूडेंट है और मैं सबसे बड़ी दुश्मन। और अगर हमें इस ऑपरेशन को बंद करना है तो हमें डॉक्टर कोकलियर और सोफिया को पकड़ना होगा। ये सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मैजिशियन है। सोफिया को तुम जितना भी पकड़ने की कोशिश करो वो परछाई की तरह हाथ से निकल जाती है और उन दोनों को पकड़ने के बाद ही ये ऑपरेशन बंद होगा। ये दोनों बंदे भी बोल रहे होते हैं भले उस औरत को कोई भी पसंद नहीं करता लेकिन उसके पास टैलेंट है। नेक्स्ट दिन में हम ग्रे, लिज और डीनो को देखते हैं और अब लिज ग्रे से बोल रही होती है मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि मैं एक सही टाइम पर यहाँ पर एंट्री लूंगा लेकिन इन दोनों की वजह से मुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ा। लिज अब ग्रे से बोली होती है हमें जल्दी चलना चाहिए जैसे कि पहले सेट्री वहाँ पर मारी जाए। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर जो मरेगा वो मैं हूँ। मेरे पास कोई भी अच्छा रेलिंग नहीं है मेरी सेफ्टी रिंग भी चार्ज नहीं है और यहाँ तक कि मेरा रेलिंग भी चार्ज नहीं है। और अब डीनू ग्रे को बताती है व्हाइट वुल्फ की टेन हमारे पास ही में है। डीनू से ये भी बोल रही होती है मास्टर यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ। जिस पर लिज उसे गुस्से से बोलती है उनका हाथ पकड़ने की तो बात तो छोड़ो मैं तुम्हें से टच भी नहीं करने दूंगी ये इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। और अब डीनू विलेज से डर जाती है और ग्रे के पीछे छिप जाती है लेकिन ग्रे लिज को रोकता है। ग्रे अपने एक रेलिंग को एक्टिवेट करता है। ग्रे बोल रहा होता है अब मैं अंधेरे में कुछ रास्ता देख सकता हूँ। लिज से बोल रही होती है चिंता मत करो ग्रे अगर कोई हमारे सामने आए तो मैं उसे तुरंत ही मार दूंगी। वो सोनोटी तुम्हें भी उसे प्रोटेक्ट करना होगा। लिज अब डीनू को काफी ज्यादा डांट रही होती है। नेक्स्ट में हम सेट्री, सैम और कागुर उसकी पूरी टीम को देखते हैं जो कि डॉक्टर कोकलियर के अड्डे की तरफ ही जा रहे होते हैं। ये बंदा बोल रहा होता है थाउजेंड ट्रिक यहाँ पर नहीं आया और अगर हमने उसकी आवाज पहले ही मान ली होती तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। जिसमें की सेट्री भी उसे बताती है ग्रे काफी ज्यादा कमाल का है और वो हंटर बनने के लिए पैदा हुआ था और वो एक ना एक दिन लेवल 10 पर जरूर पहुंचेगा। जिस पर ये बंदा काफी ज्यादा शौक पर बोल रहा होता है लेवल 10 अब तो मैं इससे मिलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो लोग आगे तरफ जा रहे होते हैं लेकिन तभी आसमान में एक बिजली तड़कती है और वो बिजली सीधे इनके ऊपर अटैक कर देती है। हम हवा में एक वाइबन को देखते हैं और उसके पीछे डॉक्टर कोकलियर का स्टूडेंट बैठा होता है। ये बंदा बोल रहा होता है क्या तुमने कभी थंडर क्राई के बारे में सुना है और मैं इस औरत के सभी डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दूंगा। नीचे हम सेट्री और उसके बाकी मेंबर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। ये बंदा भी अब नीचे आ जाता है और फ्लिक बोल रहा होता है सर मैंने वो ज्यादा ही माना का यूज कर लिया और मेरा एक ही मैजिक इनका पूरा खेल खत्म कर सकता है। सोहन भी बोल रहा होता है तुम तो आकाशिक टावर के बंदे हो। जिसमें फ्लिक बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता वैसा भी तुम एक हंटर हो। जिसमें सेट्री भी बोल रही होती है अजय तुम यहाँ पर आ ही गए। फ्लिक काफी ज्यादा शौक होकर बोल रहा होता है क्या तुम्हें ऊपर क्लाइमेट हंटर का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जिसमें सेट्री से बताती है क्या तुम्हें बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता है और वैसे भी मैं ग्रे नहीं हूँ और मुझे हाई लेवल के ट्रेजर वर्ल्ड में जाती हूँ वहाँ पर ऐसे अटैक बिल्कुल ही आम है। वही फ्लिक भी अपने मन में सोच रहा होता है क्लाइमेट हंटर मेरा एक ट्रम्प कार्ड है और वैसे फेल नहीं हो सकता। सेट्री उसे बता दी है तुम्हारे अंदर बस एक चीज की कमी है और वो अपनी गन से स्वयं के ऊपर फायर कर दी है जिससे कि स्वयं तुरंत ही हील हो जाता है और वो तुरंत फ्लिक के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसे दूर फेंक देता है और वो उस वाइबन के ऊपर भी अटैक कर रहा होता है लेकिन वाइबन अपने एक अटैक से स्वयं को दूर फेंक देता है। वो वाइबन स्वयं को मारने वाला होता है लेकिन काक तुरंत ही उस वाइबन को मार देता है। वो इधर सेट्री अपनी गन से सभी को हील कर रही होती है। इधर काक भी बोल रहा होता है सेट्री ने हीलिंग मैजिक को एक प्रेशर गन से फायर किया वो भी एक वाटर गन से वो तो काफी से कमाल की है। और अब नेक्स्ट में डॉक्टर कोकलियर भी बोल रहा होता है फ्लिक हमारी बात को क्यों नहीं मानता उसे पता होना चाहिए कि थाउजेंड ट्रिक और हमारे अंदर कितना बड़ा फर्क है। मैंने उसे कहा था कि पूरी टीम को लेकर जाए लेकिन वो अकेला ही चला गया और अभी डॉक्टर कोकलियर को बता रहा होता है शायद ये किसी की सोची समझी चाल है और मास्टर आप यहाँ से निकल जाइए हम हमारी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। जिस पर मैगस बोलता है अभी नहीं
तो भी हमारे साथ है और तुम सब यहाँ भी मेरे साथ हो और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट को फाइट करता हुआ देखूं और इस टाइम पर भागना गलत होगा जब हम सफल होने वाले हैं। तो जाओ मेरे स्टूडेंट, जो भी आकाशिक टावर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उन सभी को खत्म कर दो। और अब नेक्स्ट में हम देखते हैं वो डॉक्टर मैकेस की गुफा के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर सोएना बोल रहा होता है, श्रीडर तुमने मुझसे कहा है कि हमें मरने से पहले आगे बढ़ना होगा, क्या तुम भी ग्रे की तरह ही सोचती हो? और अब काफी उन सभी को बता रहा होता है अगर तुम एक वॉर डीमन होते तुम्हें पता होता। और सोएना और मैं और मेरी बाकी टीम और हम तीनों आगे की तरफ जाएंगे, हमारे सामने जो भी कैमरा आएगा हम उसे तुरंत ही कुचल देंगे। और मुझ पर विश्वास रखो सिट्री। और कहा के भी बोल रहा होता है मल्लिस को और मौका नहीं दूंगा मुझे चिढ़ाने का। नेक्स्ट में हम लिस, डीनो और ग्रे को देखते हैं जो कि रास्ता भटक चुके होते हैं। ग्रे बोल रहा होता है क्या ये मेरे रेलिंग का नतीजा है? जबकि लिस बोलती है इसकी पावर लो है और वो लोग रास्ता भटक चुके होते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। अगर पार्ट 3 देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।